नमस्कार। मैं आओ तापी नदी को जाने इस वेबिनार में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। आओ तापी नदी को जाने वेबिनार कैसे शुरू हुआ इसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड देना चाहूंगा कि हमारे जो मेंटर है डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, मेधादई पाटकर, पीवी राजगोपाल जी, इन्होंने तय किया कि हम सभी इकट्ठा होके जो भी पूरे इंडिया में हम समन्वय शुरू करते हैं। और इसी बैकग्राउंड पे हमारे जो महाराष्ट्र के जल बिरादरी के सीनियर मेंटर्स डॉक्टर विनोद बोधनकर सर और नरेंद्र चुग सर, इन्होंने तय किया कि हम आओ नदी को जाने ऐसे ऑनलाइन सीरीज शुरू करते हैं। ये कोरोना के वक्त शुरू हुआ था 2020 में। 44 एक्सपर्ट को इनवाइट करने के बाद जब ये सीरीज 2021 तक आया तो ऐसे तय हुआ कि हम फिजिकल यात्रा निकालते हैं नासिक से लेके वर्धा तक। लेकिन बिकॉज ऑफ कोरोना सेकंड वेव ये यात्रा रुक गई और ऐसे तय हुआ कि हम ऑनलाइन डिस्ट्रिक्ट संवाद यात्रा शुरू करते हैं। फिर नासिक डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट संवाद यात्रा शुरू हुई। उसके बाद जलगांव, धुलिया, नंदुरबार ऐसे करते हुए जुलाई 2022 तक पूरे जरा नेटवर्क इशू था इसलिए मेरा आवाज ब्रेक हो गया। मैं फिर से एक बार जो बात करना चाहता हूँ रखता हूँ कि जब ऑनलाइन संवाद यात्रा शुरू हुई महाराष्ट्र में इन 2021 अप्रैल, नासिक डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ। नासिक, जलगांव, नंदुरबार, धुलिया ऐसे करते हुए अगस्त 2022 तक लगभग महाराष्ट्र के 36 डिस्ट्रिक्ट से ये यात्रा निकाली ऑनलाइन मोड में। और ऐसा ही फिर 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के उपलक्ष्य पर अमृत नदी महोत्सव शुरू किया महाराष्ट्र गवर्नमेंट और जल बिरादरी ने, जिसका मराठी नाम है चला नदीला जाणूया। और इसके तहत अभी लगभग 113 नदियों के ऊपर हमारी फिजिकल यात्रा भी शुरू है। और अभी हम आते हैं आओ तापी नदी को जाने कैसे शुरू हुआ। जब जलगांव, नंदुरबार, धुलिया 3 डिस्ट्रिक्ट की यात्रा खत्म हुई ऑनलाइन, तब हमारे टीम ने तय किया कि हम आओ तापी नदी को जाने ऐसे वेबिनार शुरू करते हैं। और ये वेबिनार जब शुरू हुआ तो पहला वेबिनार मई 2021 में शुरू हुआ था, जिसमें हमने इनवाइट किया था हमारे जलगांव डिस्ट्रिक्ट का ही एक मॉडल विलेज है जिसका नाम है गाड़ेगांव। वहाँ के जो भी एनजीओ है, वहाँ के जो विलेजर्स है और अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिसर्स, इन लोगों को हमने इनवाइट किया था। और इसके बाद में ये सीरीज शुरू हुआ। मुझे कहने में खुशी कि 52 वेबिनार्स हो चुके हैं तीनों राज्यों से, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात से। आप जैसे महानुभाव यहाँ आकर अपनी बात रख चुके हैं। लगभग 100 से भी ज्यादा स्पीकर्स, महानुभाव हमें यहाँ पर आके उनकी बात रख के गए। और हर एक का कॉर्नर अलग अलग है, हर एक का एक्सपर्टाइज अलग अलग है। इनसे सभी का जो भी हमने लिसनिंग और लर्निंग किया, इससे हमें अब नया नया जो भी इंफॉर्मेशन है अबाउट तापी रिवर बेसिन हमें पता चला। आज हम 53 एपिसोड में है। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए आज के हमारे पहले वक्ता डॉक्टर सतीश भोंडे जी, इनका परिचय करने के लिए मिस्टर केतन सर से रिक्वेस्ट करता हूँ। केतन जी। Yes, sir. So may I welcome you to the today's guest is Dr. Satish Rupra Bonde. Satish sir is the additional director of National Horticulture Research and Development Foundation. Sir's post graduation is IARI New Delhi 1975 first class with distinction in MSc Horticulture. Sir is a doctorate in 1979 first class distinction and specialization in vegetables, training on marketing. Sir also work as a
assistant vegetable agronomist, deputy director crops and extension, junior director, additional director. Sir is a life member of Indian Society of Vegetable Science, Indian Society of Alumins, Indian International Society of Noni Science, Alum Worker Association, and Association for the Improvement in Production and Utilization of Banana. Recognition and contribution for vegetable development. Sir worked as a guide for postgraduate MSc and PhD student in Yashwantrao Chauhan University Nashik, an examiner of postgraduate student MPKV Rauri and PKV Akola MAU Perban. Sir, so many has a contribution in vegetable development, research management and administrative experience. Started a regional research station of NHRDF at Sinnar, Dindigul, and taking planning execution of research trials for over 33 years apart from development works. Publications. Sir, more than 180 research paper and large number of articles published in national and international journals, newspaper, proceeding of synopsis and seminar and workshop, and also agricultural magazine. Edited 5 books based on proceeding of national seminar and consultative meetings on vegetable and horticultural crops, and complied with the number of technical bulletin on onion garlic publication published by NHRDF, prepare more than 25 folders on vegetable for farmers, and published many articles in newspaper to guide the farmers, and also guided farmers through All India Radio, Doordarshan, and other media. Participate in All India Coordinates and Network program on vegetable post-harvest technology, and onion garlic contributed for preparation of technical program, and also presented the work taken by NHRDF, and also written books of vegetable courses by CMOU Nashik. It's okay, sir. हुए हमारे आज के वक्ता है डॉक्टर सतीश गोंडे सर। इनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपना प्रेजेंटेशन और जो भी स्पीच है हमारे साथ शेयर करें। मैं तब तक आपका प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ, आप शुरू कीजिए। ये मेरा प्रेजेंटेशन यहीं से डायरेक्ट आ जाएगा क्लिक करने के बाद? नहीं, मैं यहाँ से शेयर करता हूँ, आप सिर्फ मुझे नेक्स्ट कहिए। अच्छा, ओके, मैं चेंज कर दूंगा। ओके ओके, आपके स्क्रीन पे आया है अभी, एक बार चेक कर लीजिए। हाँ, आया। हाँ, सिर्फ आप मुझे कहिए नेक्स्ट करने के लिए, मैं नेक्स्ट कर दूँ। हाँ, तो मैं अपना शुरू करूं लेक्चर? यस सर, यस सर। हाँ, आप सभी महानुभाव जो इस आज के वेबिनार में सम्मिलित हुए हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं विशाल सोनकुल के इस प्रयास को काफी सराहता हूं कि उन्होंने एक ऐसे टॉपिक पे मुझे बोलने का अवसर दिया है जिसकी हमें बहुत जरूरत है, और हमारे हर एक किसान को अपने भूमि में, जिस भूमि से हम सारा अनाज फल सब्जी उगाते हैं और उसको हम कंज्यूम करते हैं, उसके लिए जो जरूरी है वो भूमि का स्वास्थ्य, और भूमि का स्वास्थ्य जिस पर निर्भर होता है वो ऑर्गेनिक कार्बन जमीन का। इसके विषय में कुछ मैं जानकारी देना चाहता हूं। कुछ ऐसे आंकड़े आपके सामने मैं रखूंगा जिससे हमें ये पता लगेगा कि ये हम सबके लिए जानना क्यों जरूरी है और इसमें हम क्या अपना योगदान दे सकते हैं। तो मित्रों, आज हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन इन सॉइल फॉर सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन। सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब होता है कि ये लंबे समय तक अच्छा गुणवत्ता वाला प्रोडक्शन देती रहे हमारी जमीन, जिससे हम बिना किसी नुकसान के, हमारे जमीन के स्वास्थ्य मेंटेन रखते हुए, जमीन को कोई भी नुकसान न पहुंचाते हुए हम अनाज फल सब्जी पैदा करें और हमारे आगे आने वाले पीढ़ी के लिए भी
इस भूमि को सबल बना कर रखे, जिससे उनको भी एक प्रोडक्शन लंबे समय तक मिलता रहे। ये आज का मेन टॉपिक है। तो आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। नेक्स्ट प्लीज। अभी मित्रों देखो, इसमें कुछ आंकड़े मैंने दिए हैं। वर्ल्ड में जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता है, जो फूड प्रोडक्शन होता है, लगभग 98% फूड प्रोडक्शन जमीन में होता है, जमीन से, भूमि से। बाकी 2% जो है रिसेंट एडवांसेस कुछ आए हैं, सॉइललेस कल्चर हम कर रहे हैं, कुछ हाइड्रोपोनिक्स कर रहे हैं, कुछ एरोपोनिक्स कर रहे हैं, ऐसे तरीके भी आए हैं। लेकिन 98% फूड प्रोड्यूस्ड जो है वो हमारा जमीन में होता है। और बहुत ही कम, मतलब सारे नेचर ने जो हमको रिसोर्सेज दिए, फ्री दिए हैं, हवा, पानी और सनलाइट, ये सबका उपयोग करके हम ये प्रोडक्शन ले सकते हैं। जब हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 295.89 लाख हेक्टर इतनी कल्टिवेबल जमीन है। लेकिन उससे अगर हम देखें तो सिर्फ 9.84 लाख हेक्टर, मतलब सिर्फ 3.33% हम कार्बनिक खेती या सेंद्रीय खेती जिसको बोलेंगे, जैविक या नेचुरल फार्मिंग करते हैं। तो बाकी जो 96.67% हमारी जो फार्मिंग होती है वो केमिकल है, इनऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। और जाहिर है कि जब हम केमिकल जमीन में डालेंगे, ज्यादा केमिकल का प्रयोग करेंगे, तो हमारे भूमि का स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा। और उससे जो पैदा होने वाला जो अनाज है, जो फूड है, उसमें भी कुछ इसके अंश केमिकल के आते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए अभी ये हमें समझना चाहिए कि हमको ऑर्गेनिक खेती की तरफ हमारे किसानों को ज्यादा जाना चाहिए। एक हमारे किसानों की बहुत बड़ी धारणा होती है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो हमारा उपज घट जाएगी, उत्पादन कम होगा, खर्च बढ़ेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है मित्रों। अभी इतने सारे इसमें रिसोर्सेस आ गए, इतने सारे इनपुट्स आ गए हैं, इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है कि अगर हम एक बार ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करें और भूमि का ऑर्गेनिक कार्बन मेंटेन करें 1% या उसके ऊपर, तो हमें कोई भी प्रोडक्शन में कमी नहीं आती है। उसके बारे में मैं ये भी आगे बताऊंगा आपको कि उसका ऑर्गेनिक कार्बन कितना होना चाहिए। फिर इरिगेटेड एरिया हमारा 17.9% है, रेनफेड एरिया 82.1% है। अब रेनफेड मतलब सारा निर्भर है हमारे बारिश के ऊपर, नेचुरल रिसोर्सेस के ऊपर। और आपको पता है कि जो नेचर का जो बदलाव आ गया है, हवामान बदल जिसको बोल रहे हैं, उसमें अगर हमें कोई सहायता करेगा और इस स्थिति में भी हमारे क्रॉप प्रोडक्शन को अच्छा अगर चलाने में मदद करेगा, तो वो है भूमि का ऑर्गेनिक कार्बन। इसलिए इसकी सबको जानकारी होनी बहुत जरूरी है। हमारे महाराष्ट्र में एक डॉक्टर पंजाबराव देशमुख जैविक खेती मिशन चल रहा है। इसके अंतर्गत जो हमारे 4 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज है, एक राहुरी अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में है, एक अकोला में है विदर्भ में, एक दापोली में है कोंकण में, और एक परभणी में है मराठवाड़ा रीजन में। ये चार वहां पे इसके ऊपर काम हो रहा है, ट्रेनिंग भी मिलता है और कुछ इसके जैविक इनपुट भी मिलते हैं। और आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में खानू नाम का गांव है छोटा, वो महाराष्ट्र का पहला गांव है जो 100% ऑर्गेनिक विलेज करके डिक्लेयर किया गया। वहां पे कोई भी किसान केमिकल या रसायन का प्रयोग नहीं करता। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, आगे चलिए। जैसे मैंने बताया कि भारत में तो 43.39 लाख हेक्टर ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। ये अपीड थोड़ी बढ़ोतरी और हो गई है, लेकिन महाराष्ट्र में बहुत कम है। मतलब भारत की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में सिर्फ 9% जो है ऑर्गेनिक खेती होती है। और यही एक कारण है कि हमारे महाराष्ट्र के किसान आजकल ज्यादा है कि हमें खेती से फायदा नहीं होता, या जो भी फसल हमारी आती है
वो जल्दी खराब हो जाती है और खर्च बढ़ रहा है लेकिन उतना हमको मुनाफा नहीं हो रहा है, उतनी आमदनी नहीं हो रही है। तो मित्रों ये प्रमुख कारण है कि हमने रासायनिकों का या केमिकल फर्टिलाइजर्स का ज्यादा प्रयोग करके हमारे भूमि को बीमार बनाया है एक तरह से। हमारा जो नेक्स्ट स्टेट है हमारे बाजू का मध्य प्रदेश, वहां से भी कुछ किसान इसमें आज शामिल हुए हैं। गौरव के साथ ये कहना चाहता हूं कि उसका एमपी में इस ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो % है लगभग 0.38 लाख हेक्टेयर एरिया उसका है, तो एक अच्छी बात है। और यही हम आंकड़े जब देखते हैं तो हमें पता लगता है कि एमपी के किसानों को ज्यादा फायदा भूमि से हो रहा है और एमपी की जो प्रोडक्टिविटी है, बहुत सारे फसलों की प्रोडक्टिविटी ये हमारे महाराष्ट्र से भी ज्यादा है। तो ये कारण है कि वो लोग ज्यादा ऑर्गेनिक का उपयोग कर रहे हैं। उनके भूमि का ऑर्गेनिक कार्बन जो एक पैरामीटर होता है भूमि की उपजाऊ शक्ति जानने वाला, उसमें बढ़ोतरी उनके यहाँ आ रही है धीरे धीरे और उसका फायदा उनको मिल रहा है। अब भारत की बात करें तो हमारा जो एक सिक्किम स्टेट है वो 100% ऑर्गेनिक स्टेट है और जहां 100% किसान सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। मतलब उनको एक है कि वो उनका जो प्रोड्यूस किया हुआ है ऑर्गेनिक है। ऐसे नहीं कि कोई भी कहेगा कि ये मेरा ऑर्गेनिक है, ऐसे नहीं होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग जब करते हैं तो उसमें सर्टिफिकेशन होता है, उसमें इनपुट जो हम करते हैं वो भी ऑर्गेनिक सोर्सेस के होनी चाहिए और सारा जो है ऑर्गेनिक जो फूड आता है उसके ऊपर एक सर्टिफिकेशन होता है और उसके लिए फार्मर को भी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन जरूरी है, जो धीरे धीरे हमारे कंट्री में बढ़ रहा है। गवर्नमेंट भी बहुत प्रयास कर रही है। नेक्स्ट, आगे चलिए। अब ये मैंने ऐसे बताया कि ऑर्गेनिक कार्बन जो भूमि के लिए स्वास्थ्य के लिए जरूरी होता है, लेकिन ये भी जानना हमारे लिए जरूरी है कि इस समय हमें समझना है कि केमिकल इंसेक्टिसाइड के, खास करके इंसेक्टिसाइड के ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट में बहुत बुरे असर हो रहे हैं। पोल्यूशन बढ़ रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं, बहुत सारी चीजें जो है हम खाते हैं तो उसके खाने के उस माध्यम से हमारे शरीर में कुछ ऐसे केमिकल के रेसिड्यू जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और ये अगर हम नहीं समझेंगे तो हम आगे के लिए हमें बहुत कुछ करने का भी अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए ये बहुत सही समय है कि हमको ये समझना जरूरी है। फिर एवरेज प्रोडक्टिविटी हमारी कम हो रही है, जबकि हम काफी ज्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं और इसका एकमात्र कारण है कि फर्टिलाइजर से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप ज्यादा डालोगे तो भूमि खराब होगी, लेकिन जब तक ऑर्गेनिक कार्बन आपका नहीं बढ़ेगा तब तक आपके फसल की उपज नहीं बढ़ेगी। और ये ऑर्गेनिक कार्बन, जो एक आगे स्लाइड मिलेगी आपको, ये ऑर्गेनिक कार्बन अगर हम 1% तक पहुंचाते हैं, जो आज हमारे बहुत सारे भूमि में 0.4% से कम है, उसको बढ़ाना जरूरी है सबके लिए, क्योंकि सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उसका महत्वपूर्ण रोल है। अब एक आंकड़ा ये भी बताता है कि हमारे देश की 85% जो जमीन है वो ऑर्गेनिक कार्बन में डिफिशिएंट है। उसके 85% जमीन ये डिफिशिएंट है, उसमें ऑर्गेनिक कार्बन की कमी आ गई है। ये एक महत्वपूर्ण कारण है कि जब तक हम ऑर्गेनिक कार्बन नहीं बढ़ाएंगे जमीन का, तब तक हम खेती से प्रोडक्शन भी नहीं बढ़ा सकते और उससे जो लाभ होता है वो भी हमारा अच्छा नहीं होगा। दूसरा, एक ये भी अब जानना जरूरी है कि ये ज्यादातर जो 90% जो ये ऑर्गेनिक कार्बन की कमी है वो 7 राज्यों में बहुत ज्यादा है। और इन 7 राज्यों में हम आज जिन राज्यों की बात कर रहे हैं वो तीनों राज्य इसमें शामिल है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे तीनों स्टेट के किसानों को जानना। जैसे मैंने बताया कि एमपी में कुछ लोग अभी इसको समझ रहे हैं
महाराष्ट्र में भी धीरे धीरे इसकी अवेयरनेस बढ़ रही है, गुजरात में बढ़ रही है, और ये हमको ये ज्यादा से ज्यादा करके इसको डेफिशिएंसी जो है वो हमको कम करनी है। फिर इंक्रीजिंग ऑर्गेनिक कार्बन इज द बिगेस्ट चैलेंज टू इम्प्रूव द सॉइल हेल्थ। तो सॉइल हेल्थ करने के लिए ये इंक्रीज कैसे करें ऑर्गेनिक कार्बन, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इसको खत्म होते होते काफी दिन हो गए और बढ़ने में भी ओवरनाइट नहीं बढ़ सकता, इसको धीरे धीरे हमको बढ़ाना पड़ेगा काफी लंबे पे, और इसीलिए आज का हमारा चैलेंज यही है कि हम इसको कैसे बढ़ाएं। फिर एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, आज हम ये भी देखते हैं कि हमारा सारा पानी प्रदूषित हो चुका है। कुछ साल पहले हम नल का पानी सीधे लेते थे, नदी का पानी सीधे पी लेते थे, कुएं का पानी भी पी लेते थे, लेकिन आज कोई भी उसको हिम्मत नहीं करता कि वो पानी को सीधे पिए, क्योंकि पूरा वो पोल्यूट हो चुका है। और बहुत सारे तो लोग अभी बोतल का यूज पानी कर रहे हैं। ये भी बड़ी एक नेचर की दी हुई गिफ्ट है, पानी फ्री में नेचर ने हमको दिया हुआ है, लेकिन उसको भी हमें पैसे लेकर के खरीद करके पीना पड़ता है। इससे हम समझ सकते हैं कि हम लोग कितना पोल्यूशन हमारे रोज के जीवन में जो पानी है, जिसका पानी को जीवन कहते हैं, उसको हम खराब कर रहे हैं। तो ये जरूरी है हमें जानना कि अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग कम करेंगे तो ये धीरे धीरे ये पानी जो खराब हो रहा है वो भी हमारा धीरे धीरे ठीक होता रहेगा, उसकी गुणवत्ता बढ़ती रहेगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आगे चलिए विशाल। हाँ, अब ये जो है ये चार्ट मैंने बताया, एक रिसेंटली सर्वे हुआ था, इसमें आप देख सकते हैं कि लगभग सारे जो अन्न तत्व है, जो हमारे कोई भी फसल को फसल का उपज लेने के लिए सारे अन्न तत्वों की जरूरत है। और इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे जमीन में, हमारे भूमि में ये कम डिफिशिएंसी, हमारा प्रयास करता है कि हमको यूरिया ज्यादा मिले, सस्ता मिले, नहीं कर रही है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर से वो नाइट्रोजन जो मिलेगा उससे भूमि का स्वास्थ्य और बिगड़ेगा। दूसरी बात है, ऑर्गेनिक कार्बन हमारा 85% या लगभग उससे भी ज्यादा भूमि में डिफिशिएंट है, जिसको बढ़ाने की जरूरत है। उसी तरह से फास्फोरस है, पोटेशियम है, और कुछ जो सूक्ष्म तत्व है वो भी हमारे धीरे धीरे कम होने के जो प्रमाण है वो बढ़ रहा है। और ये सारे अन्न तत्व हमारे फसल के लिए जरूरी होते हैं। लगभग 18 से 20 अन्न तत्व है जो हमारे फसल का उपज लेने के लिए लगते हैं। और यदि ये सारों की डिफिशिएंसी, सबकी डिफिशिएंसी हमारी जमीन में अगर आती है तो जाहिर है कि हमारा जो आमदनी है या जो उपज है वो कम होगी, फायदा कम होगा, और उस उपज की गुणवत्ता भी नहीं रहेगी। और उस गुणवत्ता के न रहते हुए जो हम फसल खाएंगे, जो अनाज खाएंगे, उससे हमारे स्वास्थ्य पे भी कुछ विपरीत परिणाम हो सकते हैं। इसलिए ये हमारे लिए जानना जरूरी है कि इसका जो मूल कारण है वो हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाना है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो एक मेन आत्मा है, जिसको कहते हैं, जो सोल है, दैट इज ऑर्गेनिक कार्बन। नेक्स्ट। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग का मैं ये भी बता दूं कि इसकी जरूरत क्यों है। तो बहुत सारे किसान हमारे हैं जो सॉइल टेस्ट या भूमि का परीक्षण, एनालिसिस और पानी का एनालिसिस करने के बारे में उनको जानकारी नहीं है, या जो भी सुविधा है उसका वो लाभ नहीं उठा रहे हैं। और जबकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है सॉइल हेल्थ और प्लांट हेल्थ का, कि हम हमारे भूमि को जाने, हमारे पानी को जाने। हमारा ये मिशन है आज तापी नदी को जाने। तो नदी प्रदूषित होगी तो सारा पानी हमारा प्रदूषित होगा, लेकिन क्योंकि सोर्सेस वही रहते हैं। उसी तरह से भूमि अगर प्रदूषित हो गई, और ये जानने के लिए हम जो भी जमीन में, जिस भी जमीन में फसल उगा रहे हैं, फसल ले रहे हैं, जो पानी उसके लिए दे रहे हैं, उसकी गुणवत्ता जानना जरूरी है। तो ये बहुत कम किसान इसके बारे में अवगत है, या इसके बारे में वो
गांभीर्य से इसके तरफ देख रहे हैं, जबकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा ऐसा है कि इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, मतलब कोई भी एक सिर्फ रासायनिक खाद का प्रयोग या रासायनिक केमिकल का प्रयोग करके हम लोग कीड़ों को और बीमारियों को नहीं करा सकते हैं। उसी तरह से न उसको जो न्यूट्रिएंट जो लगते हैं, खाद जो लगता है, वो भी हम कभी भी अच्छी फार्मिंग नहीं कर पाएंगे, सस्टेनेबल फार्मिंग। इसके लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच जरूरी है। इंटीग्रेटेड का मतलब अगर हम न्यूट्रिएंट की बात करें या पेस्टिसाइड्स की बात करें, प्लांट प्रोटेक्शन की बात करें, तो हमको भौतिक, रासायनिक और जैविक, ये जो भूमि के 3 गुण हैं, उनके तीनों के बारे में सोचना पड़ेगा। और ऑर्गेनिक सोर्सेस कुछ हद तक हमको बायो फर्टिलाइजर, जो जैविक खाद, और कुछ थोड़े बहुत सपोर्ट करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स हम करेंगे, तो डेफिनेटली इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट और इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को हम अचीव कर पाएंगे। और उसका जो है हम सस्टेनेबल फार्मिंग कर पाएंगे। लेकिन ये इतने जल्दी संभव नहीं होता है, इमीडिएटली इट इज नॉट पॉसिबल। ओवरनाइट में केमिकल टू बायोलॉजिकल नहीं जा सकते हैं, तो इसमें जन जागृति लाना जरूरी है। धीरे धीरे लोग शिफ्ट करें, उसको कुछ हद तक केमिकल को कम करें और बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक को बढ़ाएं। और ऐसे होते होते कुछ साल में फिर हम लोग एक ऐसी स्थिति में पहुंचेंगे, हमारी भूमि स्वस्थ हो जाएगी, जो उसमें से जो फूड निकलेगा वो भी स्वस्थ निकलेगा। और अभी काफी सारे सोर्सेस अवेलेबल है, अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है, इसलिए इसमें कोई अभी कठिनाई नहीं है। रिप्लेस करना चाहते हैं तो हम विकल्प हम लोग अभी आपको दे रहे हैं, ऐसे उपलब्ध है। और कुछ तो इसके विकल्प ऐसे भी है, कर सकता है, तैयार कर सकता है। बहुत सारे खाद, बहुत सारे किसान जो है केचुआ खाद बना रहे हैं, माइक्रोराइजा को सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, अगर आप वीडियो किसान भाई, और जहां उनको जहां उनको जरूरत है वहां वो लैब से उसकी क्वालिटी चेक करके भी कर सकते हैं। आगे चलिए, नेक्स्ट प्लीज। अभी इसका स्कोप तो मैंने बता दिया है। आपका वीडियो अगर ऑफ करोगे ना सर, 1 मिनट, आपका वीडियो ऑफ करोगे ना, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है बिकॉज ऑफ नेटवर्क कनेक्शन। नेटवर्क कनेक्शन के वजह से आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, तो वीडियो ऑफ कीजिए। हाँ, अभी बात कीजिए। हेलो, अभी आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है सर। हाँ हाँ, तो जरूरी है कि पूरे वर्ल्ड में ऑर्गेनिक जो प्रोड्यूस है, फूड है, उसकी डिमांड बढ़ रही है, रेसिड्यू फ्री की डिमांड बढ़ रही है। तो इसलिए हमको ऑर्गेनिक की तरफ जाना पड़ेगा। और ऑर्गेनिक को जाने के लिए ऑर्गेनिक कार्बन हमें जानना और उसको बढ़ाने के सारे प्रयास हमको करने पड़ेंगे। अभी बहुत सारे ह्यूमन हेल्थ के ऊपर जो एडवर्स इफेक्ट्स है, उसके बारे में भी काफी अवेयरनेस आ गया है। इसलिए ये भी संभव है कि भविष्य में आपका जो केमिकल वाला जो प्रोड्यूस रहेगा, उसका आपको मार्केट में नहीं मिलेगी और आपको उसमें नुकसान कर सकते हैं, ये संभावना भी है। इसलिए अवेयरनेस का डिमांड जिसकी बढ़ रही है, उसके तरफ हमें जाना पड़े। सस्टेनेबल इनकम भी एक हो जाएगा। फिर आज हम देख रहे हैं कि कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, रेस्पिरेटरी डिसीजेस के मतलब जो अपने श्वासोश्वास के संबंधित होते हैं, स्किन डिसीजेस होते हैं, इनका प्रमाण बढ़ रहा है। आजकल हम देख रहे हैं कि कुछ दिन पहले ये ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन आज बहुत सारे हमारे ये बीमारियां बढ़ रही है। इसका कंक्लूड किया है हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स ने कि ये केमिकल या फर्टिलाइजर ज्यादा होने से इनका ये इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो इसके बारे में भी बहुत अवेयरनेस हो रही है, इसलिए हमें शिफ्टिंग बहुत जरूरी है। फिर वाइड रेंज ऑफ केमिकल्स, जो ऑप्शंस है केमिकल्स को, उनको एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में दे रहे हैं। आगे चलिए, आगे
एक मेन जो है। आगे बढ़िए। गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट कर रही है। आईसीआर जो भारत सरकार की कृषि अनुसंधान की संस्था है, इनके भी कई प्रोग्राम चल रहे हैं जो प्रमोट कर रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग में। फिर रिसर्च ने भी बता दिया है कि सॉइल हेल्थ पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक कार्बन जब जमीन में अच्छा हो गया तो वहां कोई कम पैदा होने का कोई खतरा नहीं है। जो आज हमारे किसानों के मन में है कि हमारी पैदावार कम हो जाएगी अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर नहीं देंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं। ये सारा डर खत्म हो जाएगा क्योंकि साइंस ने प्रूव कर दिया है कि आपके जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन अगर 1% से ऊपर अगर गया तो हमें कोई भी कमी हमारी प्रोडक्शन में नहीं आ सकती है। और अभी एक अच्छी बात और एक है, एग्रीकल्चर में काफी सारे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज आ गए हैं। फार्मर्स इकट्ठा होकर के काम करना चाहते हैं जिससे वो खेती का खर्च कम कर सके और अच्छे तरह से मार्केटिंग कर सके। तो उनके माध्यम से ये एक्सटेंसिव मेजर्स सॉइल हेल्थ इंप्रूवमेंट करने के लिए बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा एक स्कोप बनता है इसके लिए। तो ये स्कोप मैंने आपको बताया। अब आगे देखेंगे हम क्या होता है। नेक्स्ट प्लीज। अब सबसे जो है ऑर्गेनिक कार्बन है क्या, इसके बारे में मैं बहुत संक्षिप्त में बताता हूं। हमारी जो जमीन अगर हम ले लें तो जमीन में ये जैसे रॉक से बनती है धीरे धीरे डिग्रेडेशन होकर के, तो उस जमीन का अगर हम एनालिसिस करते हैं तो उसमें लगभग 45% मिनरल्स होते हैं, खनिज। उसके बाद में 25% एयर होती है, 25% पानी होता है और 5% ऑर्गेनिक मैटर होता है। इस ऑर्गेनिक मैटर में जब वो कन्वर्जन होता है, डिकम्पोज हो जाता है, पूरा गल जाता है, तो उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक जो पदार्थ बनता है उसको हम कहते हैं ह्यूमस। ये ह्यूमस मतलब एक डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर है। और ये ऑर्गेनिक मैटर क्या है? ये हमारे जमीन में जो असंख्य माइक्रोब्स रहते हैं, सूक्ष्म जीव रहते हैं, जो पूरे सॉइल हेल्थ को मेंटेन करते हैं, प्लांट हेल्थ को मदद करते हैं। और जो ऐसी नैसर्गिक आपदा आ जाती है, बारिश ज्यादा हो गई, फ्लड आ गया, गारपीट हो गई, बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उससे हमारे भूमि को बचाने के लिए, उसको संरक्षण देने के लिए और पौधों को संरक्षण देने के लिए ये दिन रात काम करते हैं। और ऐसी करोड़ों अरबों की संख्या में ये जमीन में होते हैं। इनका ये फूड है ह्यूमस। इसलिए जब ये माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोब्स रहेंगे जमीन में, तो हमारे जमीन का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और इनको खाना जो रहता है वो ये ह्यूमस होता है। तो जब ह्यूमस ज्यादा रहेगा तो माइक्रोब ज्यादा रहेंगे। दूसरा क्या होता है इसमें, क्या क्या होता है ह्यूमस में? कार्बन 50% होता है, नाइट्रोजन 5%, हाइड्रोजन 5% और अन्य जो और वो तत्व है फास्फोरस, पोटेश, सल्फर, वो 5%। मतलब इसमें कार्बन का ज्यादा होना जरूरी है और ऑक्सीजन का ज्यादा होना जरूरी है, जो दोनों मिलाकर के लगभग 85% होता है। आगे चलिए नेक्स्ट। इसलिए इसको ऑर्गेनिक कार्बन हम कहते हैं। अब इसको, अब ये तो हमारे बात समझ में आ गई कि ह्यूमस जरूरी है, ह्यूमस हेल्प्स टू इंप्रूव द ऑर्गेनिक कार्बन लेवल इन द सॉइल, जो हमारे लिए जरूरी है। अब इसको कैसे बढ़ाया जाए? तो डू नॉट बर्न प्लांट रेसिड्यू, जो पौधे के जो अवशेष होते हैं उनका जलाओ मत, उनको आप कन्वर्ट करो। किसमें कन्वर्ट करो? ह्यूमस में कन्वर्ट करो। उसके लिए हमारे प्रकृति ने कुछ बैक्टीरिया दिए हैं जिनका प्रयोग करके हम इसको डिकम्पोज कर सकते हैं। कवर क्रॉप्स एंड ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप्स इन क्रॉपिंग सीक्वेंस, जब हम फसल का एक चक्र बनाते हैं उसमें हमको कवर क्रॉप्स और ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप को स्थान देना चाहिए क्रॉपिंग सीक्वेंस में, जिससे कि हमारे भूमि का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता रहे और उसका ऑर्गेनिक मैटर भी बने और हमारे फसल को जो फायदा होता है, जो भूमि का सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए जरूरी है, उनका जरूर इसमें करना चाहिए। और इसमें हम कौन से क्रॉप लें? लिग्यूमिनस क्रॉप, मतलब जो दाल वहन वाली, उसको हमको लेना चाहिए। और हमारे जो ऑर्चर्ड्स होते हैं, फलों के बागीचे, उसके बीच में भी आप इसको ले सकते हैं, जिससे भूमि अच्छी बनती है और उसका फायदा हमारे फसल को होता है। फिर जब हम ग्रेन क्रॉप लेंगे, मतलब अनाज वाली फसलें लेंगे, तो उसके साथ में हमको दलहन वाली फसलें लेना चाहिए, जिससे कैल्शियम, फास्फोरस
नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक एसिड्स जमीन में उपलब्ध होते हैं। और ये जो सारे तत्व है, ये फोटोसिंथेसिस, जो पौधा अपना अनाज खुद तैयार करता है और वही अनाज तैयार होने के बाद हमको मिलता है, खाने को मिलता है, जो अनाज के रूप में या फल सब्जी के रूप में, उसमें बढ़ोतरी आ जाएगी। मतलब फसल की उपज बढ़ेगी। वो फोटोसिंथेसिस जितना अच्छा, जितना ज्यादा हो जाएगा, उतना हमारा उपज बढ़ेगा। और साथ ही साथ ये सब देने से ह्यूमस भी जमीन में बढ़ता रहेगा। मतलब सस्टेनेबल फार्मिंग का जो एक मेन ऑब्जेक्ट है कि फसल का उपज भी बढ़े और जमीन का स्वास्थ्य भी मेंटेन हो, दोनों चीजें इससे संभव होती है। फिर अलग अलग तरह की जो फसलें होती है, उसमें क्रूसिफेरस और चिलोपोड्स, ये दो फसलें हैं। क्रूसिफेरस का मतलब हमारे जो गोभी वर्गीय फसलें हैं, जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी हो गई, राई हो गई, ये ऐसी फसलें हैं। उनका प्रमाण जो है ये पूरे चाहिए। क्यों? इसका कारण क्या है? तो इनके रूट से कुछ ऐसे तत्व निकलते हैं, कुछ ऐसे जो हमारे जमीन में कुछ जो बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स है, बेनिफिशियल फफूंद है, उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए इनका प्रमाण हमको लिमिटेड रखना चाहिए। अगर एक ही फसल में लगातार अगर ये फसलें एक ही जमीन में हम लेते रहेंगे, तो वहां पे बेनिफिशियल फ्लोरा, जो ये हमारा मित्र माइक्रोब्स रहते हैं, वो धीरे धीरे खत्म होकर के हमारी फसल पे विपरीत परिणाम भी हो सकता है। तो ये नहीं कि कोई भी फसल अच्छी नहीं है, इसका फसल का चक्र जानना बहुत जरूरी है, जिसका हमें ध्यान हमारे किसानों को होना चाहिए। नेक्स्ट, आगे चलिए। नेक्स्ट प्लीज। फिर मैंने जैसे बताया कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जो हम देते हैं, तो उससे जमीन में जो गैसेस रहते हैं, वो इन माइक्रोब्स के सर्वाइवल के लिए और उनके बढ़ोतरी के लिए जरूरी होता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि उसमें 25% एयर रहती है, उसमें ये गैसेस जो रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, ऑक्सीजन रहता है, अन्य गैसेस भी रहते हैं। तो इनका एक्सचेंज होने के लिए हमको ये तत्व कैल्शियम और मैग्नीशियम देना का भी बहुत जरूरी है। उसके बाद में प्रोटोजोआ का यूज करना चाहिए। प्रोटोजोआ क्या है? एक यूनिसेल, मतलब सिंगल सेल वाले माइक्रोब्स है, बहुत ही सूक्ष्म, लेकिन वो क्या करते हैं, वो अमोनिया का कन्वर्जन करके पौधों को जो नाइट्रोजन जिस रूप में मिलता है, नाइट्रेट फॉर्म में या अमोनिकल फॉर्म में, उसमें मदद करते हैं। तो ये तत्व जो जमीन में हमको देना या उनको मेंटेन करना जरूरी है। देने की जरूरत होती नहीं है, प्रकृति हमको देती है। जैसे ह्यूमस वहां हम बढ़ाएंगे तो ये अपने आप वहां बढ़ते रहेंगे। फिर रूट डेवलपमेंट, मतलब पौधों के जड़ों का विकास करने के लिए, और कुछ ऐसे प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंसेस ये तैयार करते हैं जिससे पौधों के बढ़ोतरी होने में मदद करती है। राइजोस्पियम एरिया होता है जिसमें जड़ें रहती है पौधे की जमीन के अंदर, उस एरिया में ये ऐसे ग्रोथ सब्सटेंसेस जो है पैदा करते हैं, जो हमारे पौधों को मदद करते हैं। तो जब ह्यूमस रहेगा तो इनकी संख्या बढ़ेगी, और इनकी संख्या बढ़ेगी तो हमारे पौधे की बढ़वार अच्छी होगी। फिर उसके लिए ह्यूमेट्स का उपयोग करना चाहिए, जैसे पोटेशियम ह्यूमेट है। जब अलग अलग फसलें लेते हैं तो जो बाजार में उपलब्ध है पोटेशियम ह्यूमेट, उसको हमको यूज करना है, जिससे ह्यूमस हमारा बढ़ता रहे। कंपोस्ट का ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। जो प्रोटीन्स हमको लगते हैं पौधों को, और पौधों को क्या लगते हैं, वो जमीन में जो माइक्रोब्स है उनको लगते हैं उनकी ग्रोथ के लिए। तो वहां हम जब कंपोस्ट देंगे तो उनको ये प्रोटीन्स उपलब्ध हो जाएंगे। हमें भी प्रोटीन्स अपने बॉडी के लिए लगते हैं, उसी तरह से माइक्रोब्स को भी ये प्रोटीन्स लगते हैं। जो भी जीवित है उनको प्रोटीन्स की जरूरत होती है, और इनका मल्टीप्लिकेशन माइक्रोब्स का तभी होगा जब हम ज्यादा कंपोस्ट यूज, तो प्रोटीन्स की उनको कमी हो जाएगी, डिफिशियंसी हो जाएगी, और इनकी संख्या घटती रहेगी। सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाना, और ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए ह्यूमस का प्रयोग करना जरूरी है। फिर एक और हमको करना है, पिछले कुछ दिनों में काफी इसके ऊपर न्यूज में चर्चा हो रही थी ग्लाइफोसेट के बारे में। एक ये हर्बिसाइड है, वीडिसाइड है, जो बहुत सारे किसान कह रहे थे कि हमारी जमीन बंजर हो गई, वहां कोई भी फसल नहीं ले सकते, क्योंकि उन लोगों ने उस फसल में, उस जमीन पे ये ग्लाइफोसेट का ज्यादा उपयोग किया था, नाम से काफी किया था।
तो उसके लिए हमको इसका प्रयोग कम करना है। और जो है केंचुए है, केंचुए ये दोनों जमीन में हमको डालना है। केंचुए भी जमीन में रहते हैं, वहां पे नमी रहती है, हवा रहती है, तो ये दोनों वहां पे रहते हैं और जमीन को अच्छा बनाते रहते हैं, जमीन को एरेशन बढ़ाते रहते हैं और वहां पे माइक्रोब्स की संख्या बढ़ती रहती है। और मैक्सिमम जो है, जो पॉसिबल, जो भी क्रॉप मैक्सिमम पॉसिबल जमीन में ही डिकम्पोज करना है, जमीन में ही उनको गलाना है। और वो गलेंगे तो ह्यूमस बढ़ेगा, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, तो माइक्रो का स्वास्थ्य बढ़ेगा, भूमि का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ये सब एक दूसरे से लिंकअप है। आगे चलिए, नेक्स्ट प्लीज। अब ये तो कुछ ये हो गए क्या क्या इसमें अवेलेबल है। आगे चलिए, नेक्स्ट। तो ये मैंने इंफॉर्मेशन की जिससे हम लोग समझ गए होंगे कि हमारे भूमि का स्वास्थ्य सुधार करना हमारा एक नैतिक जिम्मेदारी है, हमारे किसानों की भी जिम्मेदारी है और हमारे कंज्यूमर की जिम्मेदारी यह है कि हम किसान को अच्छे दाम दें और उससे हम अच्छी फसल लें, ना कि से उपज हुई और जिसमें पेस्टिसाइड के रेसिड्यू है उसको हम कंज्यूम करें और आगे हमारा स्वास्थ्य का जो है वो खर्च बढ़ाए। तो हमारा स्वास्थ्य ऐसा मेंटेन हो, ऐसा बढ़े, ऐसा अच्छा हो जिससे हमको जो हम खाना खाते हैं वही हमारे लिए दवा बन जाए, मेडिसिन बन जाए और हमें कोई भी ऐसी जरूरत ना पड़े कि दवाइयाँ छोटे छोटे चीजों की हमको लेने पड़े, बीमारियों का प्रमाण कम हो। तो इसके लिए हमारे भूमि का स्वास्थ्य बढ़ाना जरूरी है। भूमि का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो पौधा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और पौधे का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हमारा ह्यूमन का या हमारा मानव का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो ये मित्रों, ये कड़ी है, इसको हमको मेंटेन करना है और ये सब करने के लिए हमको शुरुआत करनी है। ऑर्गेनिक कार्बन जो भूमि का आत्मा है, जिसको सेंद्रीय कर्ब कहते हैं, और ये सॉइल एनालिसिस करेंगे तो पता लगता है कि अपने जमीन में कितना है और उसको जान करके ये सारे मैंने जो आपको बताए हैं उनको आप प्रयोग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इथे माझं संपलं। आता पुढचं काय, कोणाला काही क्वेरीज असतील, काय प्रश्न हम असतील क्वेश्चन तर तुम्ही आंसर बाद में लेते हैं विचारू दूसरे शकता। स्पीकर के बाद। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद। सेक्टर के फाइंडिंग्स है। अगर हम समझने की कोशिश करें कि इनफॉर्मल सेक्टर क्या है, तो इनफॉर्मल सेक्टर वो लोगों का है जो रास्ते या फिर डंप साइट से जहाँ पे भी कचरा गिरा हुआ होता है उसे लेके एक स्क्रैप डीलर को बेचते हैं। नहीं होता है, ये डेफिन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो इनफॉर्मल सेक्टर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में डिफाइन करता है। अभी समझने की कोशिश करें कि इसमें कितने हायरार्की है। तो वेस्ट पिकर्स जो है वो सबसे बॉटम में आते हैं। वो लोग के ऊपर आते हैं रिसाइकलिंग स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज, उसके ऊपर इंटरमीडिएटरीज एंड ब्रोकर्स आते हैं जो फिर होलसेलर को बेचते हैं और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जाता है। और जैसे जैसे वेस्ट
वेस्ट पिकर से होके होलसेलर से होके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज तक जाता है, वेस्ट की वैल्यू वैसे वैसे बढ़ती जाती है। मतलब वेस्ट पिकर्स को सबसे कम दाम मिलते हैं जो लोग एक्चुअली चुन के लाते हैं। और मेरे थीसिस का फोकस वेस्ट पिकर पे है, जो हमें रास्ते में कहीं पे भी चुनते हुए दिख सकते हैं। अभी हम लोग समझने की कोशिश करें कि वेस्ट पिकर क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे अलग-अलग स्टडीज में पाया गया है कि ग्लोबली 15 मिलियन पीपल ये काम से जुड़े हुए हैं और इंडिया में अराउंड 2% पॉपुलेशन ये काम करता है। एक पुणे की एक स्टडी में पाया गया कि 16 मिलियन 1.6 करोड़ रुपीस हर साल का पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बच जाता है, क्योंकि उनका ड्राई वेस्ट जो है वो सारा कोऑपरेटिव से जाता है जो वेस्ट पिकर्स का है। और उनके पास एक इरिप्लेसेबल नॉलेज है। हमें नहीं पता कि ड्राई वेस्ट में से कितनी चीजें निकल सकती है, बट अगर आप एक वेस्ट पिकर को हमारे घर का सूखा कचरा दे सके तो वो 15 से 20 कैटेगरीज ऐसी निकालेंगे जो रिसाइकल हो सकती है। तो उतना कचरा लैंडफिल से जाने से बच गया। अभी हम जहां पे भी देखे लैंडफिल के ढेर देखते हैं, अगर उसे रोकना है तो ये वेस्ट पिकर का रोल उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर वेस्ट पिकर जो इनफॉर्मल सेक्टर में है उनके अपने चैलेंजेस है। वेस्ट सोर्स पे सेग्रीगेट नहीं होता है। दिल्ली की एक स्टडी में पाया गया कि सिर्फ 29 लोग अपना वेस्ट सेग्रीगेट करते हैं। अब जब वेस्ट सेग्रीगेट नहीं होता, गीला और सूखा मिक्स हो जाता है, तो सूखा जो कचरा होता है, ड्राई वेस्ट जो रिसाइकल हो सकता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि उसमें प्रोसेसिंग ज्यादा लगती है और जैसे ही वो मिक्स हो गया वो कुछ काम का नहीं रहा। तो वो एक मेजर चैलेंज है। फिर ये भी एक स्टडी में पता चला कि अराउंड 50% वेस्ट पिकर्स जो है वो कुछ ना कुछ उनको इंजरी होती रहती है अपने काम की वजह से, जिसे ऑक्यूपेशनल हजार्ड कहते हैं। वो लोग रास्ते में चुनने जाते हैं तो कोई कभी ठोक के चला जाता है उनको, या फिर मिक्स वेस्ट की वजह से उनको कांच लग जाता है, या पहले जब कम्युनिटी बिन्स बड़े बड़े रास्ते में थे तो हॉस्पिटल वेस्ट भी कभी कभी उसमें चला जाता था, डोमेस्टिक हॉस्पिटल वेस्ट जो होता है, तो सिरिंज वगैरह भी उनको लग जाती थी। ऑल्सो उनका एक्सप्लॉइटेशन स्क्रैप डीलर्स के पास से बहुत होता है, और उनका कोई रिकॉग्निशन या ऑथराइजेशन भी नहीं है। ऑथराइजेशन या रिकॉग्निशन इसीलिए जरूरी है ताकि वो अपने हक के लिए आवाज रख सके। अब ये क्यों जरूरी है ये हम आगे समझेंगे, क्योंकि उनके ऊपर इम्पैक्ट क्या हुआ है ये सब ना होने की वजह से। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अगर इवोल्यूशन हम देखें तो पहले पब्लिक हेल्थ कंसर्न था, बट जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से वेस्ट बढ़ता गया तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स उसके दिखने लगे। तब वर्ल्ड ओवर ये एक पैराडाइम शिफ्ट आया कि एनवायरमेंटल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स जो है वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है पब्लिक हेल्थ जितना पब्लिक हेल्थ इम्पोर्टेंट है, जो कंट्रीब्यूट करते हैं सर्कुलर इकोनॉमी को। सर्कुलर इकोनॉमी कहे तो जो एक इंडस्ट्री का वेस्ट होता है या एक इंसान का वेस्ट होता है वो वापस रीयूज होके रॉ मटेरियल किसी और इंडस्ट्री का बन जाए, और मतलब वो सर्कुलैरिटी में चलता रहे। अभी हमारा क्या है, लीनियर इकोनॉमी है, हमने इस्तेमाल किया और फेंक दिया और वो जाके ढेर में चला गया, वो वापस रीयूज नहीं हो पाता है। तो वो सर्कुलर इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। मतलब सर्कुलर इकोनॉमी बहुत जरूरी है ओवरऑल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के लिए। जैसे ही ये सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ पूरे वर्ल्ड का ग्लोबल अटेंशन मिलने लगा तो प्राइवेट इंटरेस्ट ऑफ कोर्स उसमें बढ़ने लगा। और प्राइवेट इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से जो वेस्ट पिकर या इनफॉर्मल सेक्टर जो है उनका एक्सेस टू वेस्ट खत्म हो गया, क्योंकि अगर हम काफी सारी सिटीज की बात करें तो अभी पीपीपी मॉडल पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज सारी गवर्न हो रही है। तो एक्सेस टू वेस्ट उनका वहां से हट गया और वो सारा का सारा प्राइवेट हैंड्स में चला गया। अभी वेस्ट इंसिनरेशन टेक्नोलॉजीज पे भी काफी पुश मिल रहा है, which are again against the inclusive growth of solid waste management sector. अब ये सब हम सूरत सिटी में देखने की कोशिश करें तो मैं यहाँ पे पहले आपको थोड़ा इवोल्यूशन समझाना चाहूंगी। 94 में सूरत में प्लेग हुआ, उसके पहले across the nation there were no rules for managing municipal solid waste. काफी सारी रिपोर्ट्स तैयार हुए और उसके बाद PILs भी फाइन हुए और उसके बाद 2000 रूल्स फॉर्म हुए। 2000 रूल्स में क्योंकि मैंने जैसे बताया पब्लिक हेल्थ कंसर्न था,
सर्कुलर इकोनॉमी, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स इतने कंसर्न नहीं थे, तो वो रूल्स में इनफॉर्मल सेक्टर या वेस्ट पिकर मेंशन करना ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट हुई वो काफी टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन थी। तो वो रूल्स के तहत 2004 में एक पायलट हुआ और 2006 में पूरे सिटी में, सूरत सिटी में डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन प्रोग्राम लॉन्च हुआ। आगे चल के 2012 में ट्रांसफर स्टेशंस बनाए गए, जो सेमी क्लोज्ड बॉडी में छोटे छोटे गार्बेज ट्रक्स जो घर से कलेक्ट करके लाते हैं, वो बड़े ट्रक में क्लोज बॉडी में भर के लैंडफिल पे ले जाने लगे। उसके बाद 2016 में रूल्स आए, रिफाइंड हुए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, और उसमें अलायंस फॉर इंडियन वेस्ट पिकर करके एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो काफी सारे अलग अलग शहरों के वेस्ट पिकर एनजीओस को जोड़े रखे हैं। उन्होंने पहल की और वेस्ट पिकर का इंटीग्रेशन, रिकॉग्निशन, वो सब उन्होंने रूल्स में डलवाया। उस 2016 में और रूल्स भी साथ में आए, जैसे कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल, सीएनडी रूल्स। तो 2017 में सूरत में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के तहत एक सेंट्रलाइज प्लास्टिक मैनेजमेंट प्लांट खड़ा किया गया, जो अगेन सो डीडीजीसी प्रोग्राम जो लॉन्च हुआ उसमें पूरा का पूरा कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन प्राइवेटाइज हो गया। और जब 2017 में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट आया, तब राइट टू रिसीव प्लास्टिक वेस्ट, जो एक्सक्लूसिव राइट है पूरे शहर के प्लास्टिक वेस्ट की, वो एक अलग कंपनी को दे दी गई। अब 2018 में अंडरग्राउंड स्मार्ट डस्टबिन्स का भी इंट्रोडक्शन हुआ, वो पायलट किया, इट डिडंट वर्क आउट वेल, सो इट डिडंट गो फर्दर। बट उसमें भी जो बड़े कम्युनिटी बिन्स थे, जो ढेरी ढलाव आप सब देखते हो अपने शहर में, वो सारे एक जोन में पायलट करके हटाए गए और अंडरग्राउंड स्मार्ट बिन सिस्टम लगाई गई। 2016 रूल्स और स्वच्छ सर्वेक्षण के अंडर गुजरात में भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सैनिटेशन पॉलिसी लॉन्च की, जिसके अंदर काफी सारे और स्कीम्स इम्प्लीमेंट हुए। 2019 में एक बायो माइनिंग का टेंडर लॉन्च किया गया, क्योंकि एक ओपन डंप साइट थी, वो क्लोज करनी थी, जिसका सीधा थ्रोबैक चाहता है 2017 के एनजीटी ऑर्डर्स को, जिसमें सूरत के जितने भी ओपन डंप साइट्स है वो बंद करने थे। 2019 में एक और चीज हुई, जो पूरे शहर के कम्युनिटी बिन्स थे, जो बड़े बिन्स थे जहाँ पे लोग आके कचरा खाली करते थे, वो सारे हटा दिए गए, क्योंकि स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग्स में उसकी एक डिमांड थी, which was around 1.5% weighted average in the whole marking scheme. But फिर भी क्योंकि सूरत सेकंड नंबर पे आता है, तो वन ऑफ द रीजन वाज कि उन्होंने ये इम्प्लीमेंट कर दिया। 2022 में जो एलिवेटेड ट्रांसफर स्टेशंस थे वो और मॉडर्नाइज किए गए, वहां पे कन्वेयर बेल्ट सिस्टम लगा, एडवांस टेक्नोलॉजीज आई। तो ये पूरे इवोल्यूशन में आप समझ सकते हो कि सूरत साफ हो गई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट साफ, कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सूरत में सफाई दिखने लगी उसकी वजह से। पर मैं यहाँ पे रीइंस्टेट करूंगी कि सफाई दिखने लगी, रियलिटीज थोड़ी अलग है जो हम आगे चल के बात करेंगे। जब यहाँ पे हम बात करते हैं तो यहाँ पे इनफॉर्मल सेक्टर की एक भी बार बात नहीं हुई। तो क्या सूरत में एग्जिस्ट करता है इनफॉर्मल सेक्टर? ये पहले मैंने समझने की कोशिश की, तो मेरे फाइंडिंग्स में आया कि हाँ, सूरत में वेस्ट पिकर्स है, कुछ लोग लारी पे जाते हैं, कुछ पैडल ट्राइसिकल लेके जाते हैं, कुछ पैदल जाते हैं। यहाँ पे वेस्ट कलेक्टर भी है जो घर घर जाके कबाड़ी को बेचते हैं, वो लोग ट्रांजैक्शनल रिलेशन है। हमारे घर का कचरा वो लोग लारी या पैडल ट्राइसिकल पे खरीदते हैं और फिर जाके स्क्रैप ट्रेडर को बेचते हैं, और वो फिर होलसेलर डीलर को और रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज को जाता है। मतलब ये वैल्यू चेन हो गया। मैंने 2 जोन में डिटेल में स्टडी किया, तो उसमें अराउंड 200 वेस्ट पिकर्स मुझे मिले। उसमें से मैंने 30 वेस्ट पिकर्स का सर्वे किया है। तो ये जो आप लोकेशंस देख रहे हो, ये SW4, तो S मतलब वो सेल की जगह थी जहां वो लोग बेचने आ रहे थे, W मतलब वो वेस्ट जोन है, और नंबर 4 मतलब वो वेस्ट पिकर का नंबर क्या है वो। कहीं कहीं पे वो लोग के रहने की जगह भी मुझे मिले, जैसे ये RW1 देख रहे हो आप। फिर कुछ जगह मुझे उनकी खाने की भी मिली। वो लोग एक मंदिर होता है जहाँ पे खाने के लिए आते हैं, तो वैसी भी लोकेशंस मिली। तो वैसे अलग अलग लोकेशंस पे जाके मैंने उनके सर्वे किए। अभी ये सारे जब सर्वे किए तो मुझे समझ में आया कि
यहाँ पे 3 सिस्टम एग्जिस्ट करती है। एक स्मॉल, ये मैंने अपने तरीके से डिफाइन किए हैं, स्मॉल स्केल कबाड़ी वाला, लार्ज स्केल कबाड़ी वाला और नारी प्रगति महिला मंडल व्हिच इज अ कोऑपरेटिव। तो स्मॉल स्केल कबाड़ी वाले क्या है, शहर में वो लोग जो छोटी-छोटी दुकानें होती हैं जहाँ पे घर के लोग जाके अपना कचरा बेचते हैं, या फिर जो वेस्ट कलेक्टर जो है, जो लारी पैडल साइकिल पे जाके बेचते हैं, डोर टू डोर गार्बेज ट्रक ड्राइवर्स जो होते हैं वो लोग भी कभी-कभी बाहर बेचते हैं, या फिर बिल्डिंग्स की जो सफाई करने वाली बहनें होती है जो कचरा निकाल के नीचे लाती है, वो लोग भी वहां पे बेचते हैं। तो ये हुआ स्मॉल स्केल कबाड़ी वाला। दूसरा है लार्ज स्केल कबाड़ी वाला, जो वेस्ट पिकर्स जो है वो शहर में अलग अलग इलाके में घूमते हैं, कचरा चुनते हैं और इकट्ठा करके अपने कलेक्शन पॉइंट्स पे रख देते हैं। अब एक टेम्पो आता है जो एक स्क्रैप डीलर का एसोसिएटेड होता है, तो जो भी ये बहनें होती है जो जुड़ी हुई होती है वो स्क्रैप डीलर के दुकान से, उनका टेम्पो कलेक्ट करके जाता है सारा कचरा और वहां पे जाके वो लोग बेच देते हैं और फर्दर सेग्रीगेट भी करते हैं। यहाँ पे कैसा हुआ, स्मॉल स्केल कबाड़ी वाला में वो लोग बस लाए, कुछ कुछ प्लास्टिक बोतल लाए, रबर लाए, मेटल लाए और सीधा बेच दिया। जबकि लार्ज स्केल कबाड़ी वाला में वो लोग सारा चुनते हैं, टेम्पो कलेक्ट करके उनके दुकान पे लाता है और दुकान पे बैठ के वो लोग फर्दर सेग्रीगेट करते हैं कि मेटल एक साथ जाएगा, रबर एक साथ जाएगा, चप्पलें एक साथ जाएगी, वैसे अलग अलग चीजों में सेग्रीगेट होके वो वैल्यू चेन में आगे बढ़ता है। तीसरा है नारी प्रगति महिला मंडल। तो सूरत में एक एनजीओ 1996 से एक्टिव है, जिन्होंने रैक पिकर्स एसोसिएशन क्रिएट किया था। वो लोग अलायंस फॉर इंडियन वेस्ट पिकर का भी हिस्सा है और उनका भी सिस्टम काफी सिमिलर है लार्ज स्केल कबाड़ी वाला से, जहाँ पे वो लोग अलग अलग इलाके में चुनते हैं, टेम्पो कलेक्ट करके लाता है और यहाँ पे उनका खुद का दुकान है जहाँ पे बेचते हैं। फर्क इतना है ये तीनों में कि होलसेल डीलर एलएसके और एसएसके में होलसेल डीलर है, जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे। तो उसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन्स जो चुन के लाते हैं उनको कम मिलते हैं, जबकि यहाँ पे जो लोग जुड़े हुए हैं उनको आईडी कार्ड भी दिया गया है, एक मेंबरशिप कार्ड है और फैसिलिटीज भी मिलती है। उसके अलावा वो लोग स्क्रैप होलसेल डीलर्स को और स्क्रैप डीलर्स को कट ऑफ करके सीधा रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज को भेजते हैं, तो उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है और प्रॉफिट मार्जिन जो भी बढ़ा वो सारा का सारा रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जो भी उनसे जुड़े हुए हैं। अभी करे तो पहले 120 मेंबर्स थे ये कोऑपरेटिव में, अभी घट के सिर्फ 20 हो गए, जबकि एलएसके में अराउंड 50 टू 60 मेंबर्स थे, अभी सिर्फ 18 है। एलएसके और एसएसके दोनों में दिवाली बोनस ऐसा सब मिल जाता है, पर वो एक्सटेंसिव नहीं है। जो स्क्रैप डीलर को जितनी इच्छा हुई देने की उस हिसाब से ही चलता है और ये लोग पूरा अनऑर्गेनाइज्ड है। जबकि ये जो कोऑपरेटिव में है इनका प्रॉफिट शेयरिंग होता है, उनको एनजीओ के और भी माध्यम कैंप्स जो भी होते हैं वो सब में एक्सेस मिलता है, वो लोग का एक बचत गढ़ है जो काफी एक्टिव है। तो ऐसे अलग अलग बेनिफिट्स भी कोऑपरेटिव में मिलते हैं। अगर हम जेंडर, कास्ट और नेटिव समझने की कोशिश करें तो एसएसके में ही मुझे मेल वेस्ट पिकर्स मिले, बाकी एलएसके और कोऑपरेटिव में सिर्फ महिला ही हिस्सा ले रही थी। और मेजॉरिटी ऑफ लोग इसमें शेड्यूल कास्ट से जुड़े हुए थे। एलएसके और कोऑपरेटिव में मैक्सिमम लोग जो जुड़े हुए थे वो महाराष्ट्र के नेटिव थे। वो लोग शहर में, सूरत शहर में एक अपॉर्चुनिटी ढूंढने आए थे और वेस्ट पिकिंग में इजी एक्सेस था, डोमेस्टिक वर्क में नहीं था, तो उन्होंने तब ये चुन लिया। अभी ये सिस्टम जो है, जैसे हम ये सिस्टम को अगर हम ओवरलैप करके देखें कि इवोल्यूशन हुआ, तो हमें पता चलता है कि हर एक लेवल पे यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है। जब डोर टू डोर प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हुआ तब कुछ वेस्ट पिकर्स को अपना हक, जो कचरे का हक था वो छिन गया। प्लास्टिक मैनेजमेंट प्लांट जब लगा तब किसी का छिन गया। तो ऐसा करके पूरे सूरत में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हुआ है ये पॉलिसीज का। ये इंटेंडेड नहीं थी, पर अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं पॉलिसीज के। तो क्या अगर हम देखने की कोशिश करें तो इसको सुधारने की कोई कोशिश की गई शहर में, तो वो सेंट्रल और स्टेट लेवल से की गई है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और अगर हम ये इम्पैक्ट समझने की कोशिश करें तो मैंने 4 पैटर्न्स ऑब्जर्व की सारे जवाबों में, जो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ। पहला तो हिंडर्ड एक्सेस टू वेस्ट पिकर के लिए बहुत जरूरी है कि वो कचरा जहाँ पे गिर रहा है वहां पे जाके चुन सके। पर जब डोर टू डोर की व्हीकल्स कलेक्शन करने लगी तो ढेरियां कम हो गई।
तो वो उनका एक्सेस हट गया। फिर जब कम्युनिटी बिन्स स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए हटा दिए गए, तब भी उनका एक्सेस घट गया। जो लोग लोगों का कहना था कि 5 साल से उनको वेस्ट ढूँढने में दिक्कत होती है। वो लोग कह रहे कि हमें कुछ भी भंगार मिलता ही नहीं है। जो लोग ट्रांसफर स्टेशन पे काम करते थे और मॉडर्नाइज़ हो गए ट्रांसफर स्टेशन, तो वो नए कॉन्ट्रैक्ट में इंटीग्रेट नहीं हो पाए। तो उनको भी अपना एक लॉस हो गया है वेस्ट को एक्सेस करने का। अभी उनकी वर्क पैटर्न्स और वर्किंग आवर्स भी बदल गए, क्योंकि कचरा कम गिरने लगा, तो उनको डबल काम करना पड़ रहा था। वो जहाँ वो लोग 6 से 10 में काम करके निकल जाते थे, अभी वो 4 बजे शुरू कर रहे हैं और दोपहर तक उनका काम चल रहा है। तो उनका काम वैसे देखें, जो मैंने पैटर्न्स ऑब्जर्व की, तो उसमें डबल हो गया है और उसमें इनकम रिड्यूस हो गई है अप्रॉक्सिमेटली 50%। जैसे यहाँ पे आप देखो तो 200 से 300 रुपए अगर मिल रहा था, तो वो 100 से 200 हो गया है। किसी-किसी को पहले 1000 रुपए दिन का मिल जाता था एवरेज, जो अभी 200 भी मिलना मुश्किल हो जाता है। तो ये चेंजेस उनके अर्निंग्स में भी दिखे। यहाँ तक कि कुछ-कुछ जगह पे ये भी ऑब्जर्व किया गया कि वेस्ट पिकर्स ने अपना काम ही बदल दिया। अभी अगर हम वो कोऑपरेटिव की बात करें, 120 अगर मेंबर्स थे और आज सिर्फ अगर 20 से 30 रह गए हैं, तो बाकी के लोग कहाँ गए? तो वहाँ पे पता चला कि कुछ-कुछ लोग डोमेस्टिक वर्क में चले गए, घर काम में चले गए, ऑफिस काम में चले गए, पर बाकी के लोग कहाँ हैं, किसी को पता ही नहीं है। या तो वो अलग शहर में होंगे, सेम काम कर रहे होंगे, या तो फिर काम बदल दिया होगा, पर इसका डॉक्यूमेंटेशन कहीं हो नहीं पाया है। तो ये सिर्फ वेस्ट पिकर्स से जवाब मिला है ऐसा भी नहीं है। मैंने जो ट्रांसफर स्टेशंस पे सुपरवाइजर्स थे उन लोग से भी बात की, तो वहाँ पे भी यही पता चला कि पहले वेस्ट पिकर्स दिखते थे। 20-25 वेस्ट पिकर एक ट्रांसफर स्टेशन पे होते थे, पर अभी दिखते ही नहीं है, देयर आर नन। तो वो लोग का डिस्प्लेसमेंट भी ऑब्जर्व होता है। अभी डिस्प्लेसमेंट काफ़ी इम्पैक्ट करता है, क्योंकि वो लोग के पास एक इर्रिप्लेसेबल स्किल थी, एक ग्रीन जॉब थी, जो चली गई। एंड अभी जो लोग ये सारा काम कर रहे हैं, वो पूरे माइग्रेंट लेबर्स हैं जिनके पास वो नॉलेज नहीं है, तो इतनी एफिशिएंसी भी नहीं आ रही है पूरे सिस्टम में। जैसे मैंने पहले बताया कि इतना इम्पैक्ट हुआ, तो क्या कोई कोशिश हुई है उनको इंटीग्रेट करने की? तो ये जो पहला आप देख रहे हो, एम्पावरिंग मार्जिनलाइज्ड ग्रुप कन्वर्जेंस बिटवीन एसबीएम एंड डीएनयूएलएम, ये एक अटेम्प्ट किया गया था नेशनल लेवल से 2018 में। जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्म किए गए, रिवॉल्विंग मनी उनको एलोकेट किया गया, एंड इट वाज एक्सपेक्टेड कि वो सिटी लेवल तक जाएगा और वो ग्रुप एक्टिव होके अपनी दिक्कतें खुद सॉल्व कर पाएंगे। तो मैंने अलग अलग स्टेक होल्डर्स जो एसबीएम और डीएनयूएलएम की स्कीम इम्प्लीमेंट की है, उनसे भी बात की, और वहां पे पता चला कि उस टाइम पे जितना मैंडेट था उतने ग्रुप्स बने, पर आज एक भी ग्रुप एक्टिव नहीं है। और वो लोग सब अपनी अकाउंटेबिलिटी से भी हट रहे थे कि जैसे एनयूएलएम इम्प्लीमेंटेशन वाले बोल रहे थे कि ये एसएमसी की ड्यूटी है, और एसएमसी कह रहा था कि ये डे एनयूएलएम की ड्यूटी है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इसका लाभ जो मिलना चाहिए था बेनिफिशियरीज को, वो नहीं मिल पाया। दूसरा और तीसरा स्कीम जो है वो स्टेट लेवल से ऑर्गेनाइज हुआ था। रैकपिकर श्रमजीविक आर्थिक विकास योजना, ये 3 रुपीज पर केजी मल्टीलेयर प्लास्टिक जो है उसके कलेक्शन पे वेस्ट पिकर को दिए जाते हैं, पर ये बैंक अकाउंट में दिए जाते हैं। तो ये पूरा स्ट्रीमलाइन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। ऑल्सो इसमें बहुत सारा बैकलॉग है, तो वो भी क्लियर नहीं हो पाया, इसीलिए आज तक इसका भी बेनिफिट जितना मिलना चाहिए था वो मिल नहीं पाया। तीसरा जो है वो ट्रेनिंग था। अब मल्टीलेयर प्लास्टिक एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि इट इज नॉट गेटिंग रिसाइकल्ड। तो वेस्ट पिकर पहले वो चुनते ही नहीं थे, तो अगर ये ना चुने तो उसका एडवर्स इफेक्ट आता है, एंड इट कैन बी यूज्ड एज फ्यूल इन सीमेंट फैक्ट्री। तो ये दोनों को जोड़ के एमएलपी के ऊपर फोकस करने के लिए एक ट्रेनिंग सेशन भी ऑर्गेनाइज किया गया था। वो ट्रेनिंग सेशन ट्रांसफर स्टेशन पे हुआ, जहाँ पे डोर टू डोर वेस्ट कलेक्टर को ये कह के ट्रेनिंग दी गई कि ये रैक पिकर्स है। तो
इसमें जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मैनेजर है सूरत के, उनका कहना था कि डेफिनेशंस गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर नहीं है कि वेस्ट पिकर कौन है, इसीलिए वेस्ट पिकर उन्होंने कभी डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर को बना दिया, तो कभी हाउस टू हाउस कलेक्टर को बना दिया, और जिसको बेनिफिट मिलना चाहिए था वो मिल नहीं पाया। और भी कुछ कोशिशें की गई थी कोऑपरेटिव की तरफ से कि जब ट्रांसफर स्टेशन नया बना, तो आप यहाँ पे जैसे देख सकते हो ये बेल्ट सिस्टम है, ये बेल्ट सिस्टम पे अभी माइग्रेंट वर्कर्स है, अलग शहर से आए हैं, अलग काम करके आए हैं, जिनको कितनी चीजें क्या चुननी है उसका नॉलेज नहीं है, उनको बिठाया गया है। एक कोशिश की गई थी कोऑपरेटिव की तरफ से कि वेस्ट पिकर्स को इंटीग्रेट किया जाए, बट सेफ्टी इश्यूज की वजह से, स्किल ट्रेनिंग ठीक से नहीं हुई, कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हुई ठीक से, इसीलिए वो वर्कआउट नहीं हुआ। और भी अटेम्प्ट्स किए गए थे कि एडवोकेसी की गई थी आईडी कार्ड्स के लिए, पर वो भी कुछ आगे नहीं बढ़ पाया। तो मैंने ये भी फिर समझने की कोशिश की कि ये सब क्यों नहीं हो पाया, और साथ ही कि उनके वेस्ट पिकर्स के एक्सपेक्टेशन क्या है। ये तो गवर्नमेंट ने स्कीम्स लॉन्च कर दी कि उनको नुकसान हुआ तो उनके सुधार के लिए ये कर सकते हैं, या कोऑपरेटिव ने सोचा कि हम लोग ये करेंगे तो ये इंटीग्रेट हो जाएंगे, पर इनका क्या कहना है ये भी मैंने समझने की कोशिश की। तो एसएस के जैसे पहले बताया स्मॉल स्केल कबाड़ी वाला, वो लोग, उसमें काफी लोग होमलेस है, सड़कों पे रहते हैं, उनको बाथरूम का एक्सेस नहीं है, तो उनकी बहुत छोटी सी डिमांड थी कि हमें अगर आईडी कार्ड मिल जाएगा तो हमें वेस्ट एक्सेस करने में दिक्कत नहीं होगी, या तो बाथरूम का एक्सेस फ्री हो जाए तो हम एटलीस्ट साफ सुथरे होके भी जा सकते हैं। एलएस के जो थे उसमें एज फैक्टर एक बहुत मैटर कर रहा था, वहां पे काफी बूढ़े लोग थे, तो वो लोग बोल रहे थे कि अगर हमें बचत घर में जोड़ दिया जाए या फिर हमें कुछ स्वीपिंग का काम दे दिया जाए एसएमसी में, तो हमें वो सिक्योरिटी रिकॉग्निशन उस तरीके से मिल जाएगा। जबकि कोऑपरेटिव की तरफ से कुछ अलग डिमांड्स थी, वो कह रहे थे कि अगर हमें आईडी कार्ड दिया जाए तो हमारे पास वो पावर होगा कि कोई हमें चोर ना कह सके, क्योंकि ऐसे किस्से हुए हैं उनके साथ जहाँ पे उनको एक्सेस नहीं करने दिया जा रहा था क्योंकि चोरियां हुई है उस इलाके में आगे। तो आईडी कार्ड वो उनके लिए एक पावर बन जाता कि वो लोग वेस्ट एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा उनका ये डिमांड था कि अगर हमें कहीं पे चुनने की जगह मिल जाए, क्योंकि अभी वो लोग कहीं पे भी बैठ रहे हैं, कोई अगर दयालु है सोसाइटी तो उनको बैठने दे रहा है, पर जब वो सोसाइटी दयालु नहीं रहेगी तो उनका कोई हक नहीं है वो जगह पे, और उनको वो निकाल देगा। और ऐसा होता है, उनको कभी भी कोई एसएमसी के साहब आते हैं तो उनको हटा दिया जाता है। तो ये सब ना हो उसकी वजह से, उसके लिए वो लोग एक स्पेस की डिमांड कर रहे हैं शहर में, अलग अलग इलाके में, ताकि वो लोग वहां पे बैठ के बस अपना चुना हुआ भंगार जो है वो छांट सके। उनकी ये भी डिमांड थी कि ये जो नए बिल्डिंग्स आ रहे हैं वहां पे अगर हाउसकीपिंग स्टाफ में उनको रख सके तो उनको डायरेक्ट वेस्ट का एक्सेस मिल जाएगा। एक छोटी सी सैलरी अगर उनको दे देगी तो वो लोग वो सैलरी से साफ सफाई भी कर देंगे वहां से, और जो भंगार निकलता है उसमें से छांट के वो लोग अपना और काम भी कर लेंगे। इस इससे ये बेनिफिट होगा कि जो कचरा अभी लैंडफिल जा रहा है वो कम हो जाएगा, और इनको भी साथ में कुछ काम मिल जाएगा। और ये काम में ये कोऑपरेटिव खास करके जो बहनें ऑलरेडी छोड़ चुकी है ये काम, उसको जोड़ना चाहते थे। अभी ये एक्सपेक्टेशंस और ये अटेम्प्ट्स, ये सब अगर हम ओवरलैप करके देखें और समझने की कोशिश करें कि क्या वर्क करता है एक शहर में और क्या वर्क नहीं करता, तो मैंने पुणे और ब्राजील, जहाँ पे वेस्ट पिकर ऑर्गेनाइजेशन बहुत एक्टिव है और उनका काफी मजबूत रोल रहा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेम करने में शहर के, मैंने उनके स्टडी किए कि फ्रेमवर्क्स क्या है। तो वहां पे वो लोग वेस्ट पिकर्स ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, कोई एनजीओ होता है जो लीड कर रहा होता है, उनका डॉक्यूमेंटेशन एकदम मजबूत होता है, काफी स्ट्रेटेजिक रिप्रेजेंटेशन करना पड़ता है मीडिया में, एडमिनिस्ट्रेशन में। पॉलिटिकल विल और एडमिनिस्ट्रेटिव विल भी उतनी ही जरूरी होती है, ताकि अगर उनके जो भी प्रॉब्लम्स है वो पॉलिसी में आ सके। और इसके लिए ये दोनों जगह में फेवरेबल चीजें ये भी थी कि वहां पे ऑफिशियल्स का कमिटमेंट भी था कि वेस्ट पिकर्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और उनके परसेप्शन, जो बाकी सारे सिटीजन है उनके परसेप्शन चेंज करने की जो जरूरत थी, उसमें भी ऑफिशियल्स ने उतनी ही हेल्प की।
तो सूरत में ये सारे पॉइंट्स पे क्या हुआ ये मैंने समझने की कोशिश की, अलग अलग स्टेक होल्डर से बात करके, अलग अलग एनजीओ, अलायंस फॉर इंडियन वेस्ट पिकर के हेड से, फिर ऑफिसर्स से। तो ये पता चला कि यहाँ पे वेस्ट पिकर ऑर्गेनाइज नहीं है, एक भी एनजीओ नहीं है जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली वेस्ट पिकर के लिए काम करे। जो एनजीओ कोऑपरेटिव अभी रन कर रही है, उनका प्राइमरी फोकस है टू uplift women of slums, and since the women they were working with belong to waste picker community, that's why they created the whole cooperative, and hence they say that हमारा एम हमेशा से वो बहनों को जो बहनें हैं उनका भला करना है, ना कि वेस्ट पिकर का। तो उनके तरफ से भी ये पॉइंट आया कि एक वेस्ट पिकर का एनजीओ होना चाहिए जो काम करे। यहाँ पे लोकल एनवायरनमेंट भी उतना सपोर्टिव नहीं था, एडमिनिस्ट्रेटिव विल नहीं थी, पॉलिटिकल विल नहीं थी, ऑल्सो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे जो एनजीओ है और ओवरऑल सिटी के जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उसमें। तो ये सारे वजह से जो भी इंटीग्रेशन हो पाया वेस्ट पिकर्स का, वो या तो सिंपैथी की वजह से था, जो ट्रांसफर स्टेशन पे कॉन्ट्रैक्टर को लगा कि अरे ये मेरे काम की वजह से ये बेचारे लोगों का काम जा रहा है, तो मुझे इनको काम पे लगा देना चाहिए। या तो वो सिंपैथी थी जिसकी वजह से वो जुड़ पाए, या तो फिर प्लास्टिक मैनेजमेंट सेंटर जो है वहां पे कोई छांटने वाला नहीं था कचरा, तो उनको कम पगार तो कम पगार उसमें ले लिया गया, और उनको भी कुछ काम नहीं मिल रहा था शहर में, तो उन्होंने भी ये ले लिया। तो वैसे इंटीग्रेशन जो हुआ वो सिंपैथी और लेबर रिक्वायरमेंट की वजह से हुआ, ना कि कोई पॉलिसी की वजह से। और भी पॉइंट्स है फ्रेमवर्क में, जैसे जो अगर ग्रुप ऑर्गेनाइज्ड हो वेस्ट पिकर का, तो वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी में हिस्सा ले सके, उनका लीगल राइट कुछ हो, उनका ट्रेनिंग और अपस्किलिंग होना चाहिए, उनको फॉर्मल रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, ताकि उनका एक्सेस टू वेस्ट हो पाए और जो भी प्रोविजंस उनको चाहिए सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर में वो इंटीग्रेट हो पाए। पर अगेन सूरत में अगर हम देखने की कोशिश करें तो कोई गाइडलाइंस नहीं है जिसकी तहत यहाँ पे पॉलिसीज इवॉल्व हुई है। एक पब्लिक हेल्थ बाईलॉज ड्राफ्टेड है 2015 के, जो 2016 के बाद इवॉल्व ही नहीं हुए और ना ही नोटिफाइड हुए। तो वो ऐसे के ऐसे ही पड़े रहे, और वो ऐसे ही मतलब जैसे जैसे उनको लग रहा है कि ये पॉलिसी हमें इम्प्लीमेंट करनी है, वैसे वैसे वो होते जा रहे हैं। नए टेंडर्स जो है उसमें भी इंटीग्रेशन का एक भी मेंशन नहीं है, जबकि गुजरात स्टेट गवर्नमेंट की जो सैनिटेशन पॉलिसी है उसमें मेंशन किया गया है कि आपको इंटीग्रेट करना है वेस्ट पिकर्स को, पर ये भी मिस हो जाता है। ट्रेनिंग और अपस्किलिंग भी नहीं हो पाया ताकि न्यू सिस्टम में वेस्ट पिकर्स को इंटीग्रेट किया जाए। डॉक्यूमेंटेशन की भी बहुत कमी पाई गई। यहाँ पे कहते हैं कि हमने 600 वेस्ट पिकर्स का इंटीग्रेशन किया है, आईडी कार्ड दिया है, पर मुझे वो 600 वेस्ट पिकर के नाम ही नहीं मिले। मैं 3-4 अलग-अलग सोर्सेस पे जाके ढूंढे, पर आई कुड नॉट फाइंड इट। सो इतना डेटा का दिक्कत हो रहा है ये सेक्टर में। और किसी को भी अपने ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है कि हम लोग मैप करें कि सूरत में कितने वेस्ट पिकर है वो तो पता चले। अभी पहले कितने थे वो तो छोड़ दे, पर अभी कितने हैं वो तो पता करे। पर देयर वाज नो इंट्रिंसिक मोटिवेशन फॉर दैट। इट आल्सो कम्स फ्रॉम अ व्यू दैट हाउ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मैनेजर सीज एट दी होल इनफॉर्मल सेक्टर, और उनका कहना तो यही था कि ये तो सब माइग्रेंट वर्कर्स है, और वो भी माइग्रेंट वर्कर्स से ज्यादा इमिग्रेंट्स है, तो इनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा, इसीलिए इनका कुछ करना तो हमारे स्कोप में नहीं आता है। ऐसा करके सारे के सारे एंटिटीज जो है वो हाथ धो चुके हैं। अब ये सारी बातें कंक्लूजन में यही आती है कि कोई भी पॉलिसी नहीं है कि रिकॉग्नाइज कैसे करे वेस्ट पिकर को। तो किसी ने इंटीग्रेट करके दे दिया, किसी ने आईडी कार्ड दे के दे दिया, पर उनकी ये एस्पेक्ट पे रिकॉग्निशन क्या है, उस एस्पेक्ट पे गाइडलाइंस होनी चाहिए, ताकि ये जो लोकल फैक्टर सूरत में इम्पैक्ट किए ओवरऑल पॉलिसी डेवलपमेंट में, ओवरऑल जो वेस्ट पिकर है उनके ऊपर, वो और सिटीज में ना हो। सूरत हैज बीन फोरफ्रंट इन इम्प्लीमेंटिंग ऑल द टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर, एंड इट इज वेरी प्राउड ऑफ इट। बट सिमिलर थिंग्स आर गोइंग टू हैपन इन अदर सिटी, और बाकी शहरों में सिमिलर सिचुएशन ना आए, जो वेस्ट पिकर है उनको इंटीग्रेट करके एक इंक्लूसिव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी बनाई जा सके। उसके लिए बहुत जरूरी है कि कुछ गाइडलाइंस फ्रेम हो सके नेशनल लेवल पे।
तो ये जो वल्नरेबल ग्रुप है वो पूरा का पूरा सिस्टम से वाइप आउट ना हो जाए और ये जो ढेर बनते जा रहे हैं हम उसको रोक सके। इनके इंटीग्रेशन के बिना ये रोकना बहुत मुश्किल है। ऐसा काफी सारी स्टडीज में भी पाया गया है जो मैं इसमें अभी प्रेजेंट नहीं कर पाई। बट यस, हियर आई एंड माय प्रेजेंटेशन। Any questions? थैंक यू मैडम, बहुत ही बढ़िया। मैं कुछ बोलूं इसके पहले हमारे जो सीनियर मेंटर है मुनि जी, मैं उनसे बात करता हूँ कि वो अपना फीडबैक दे, जो भी मन में है वो यहाँ पर बताए। मुनि जी। नमस्कार विशाल भाई, what a lovely नमस्कार। session. Both the learned speakers have highlighted very serious areas of public relevance. But I have one question for each speaker. एक डॉक्टर सतीश दौंडे जी के लिए है कि वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स ऑन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अगर देखा जाए तो natural rain-fed produce is 60% of the world. Yes. And 40% is man-made irrigation, matlab dam, irrigation, canal, etc. Now, dam water is on the alkaline side, 7.5, 7.8. And agriculture needs slightly acidic or around 7 or below 7 pH water. That means scientifically, entire irrigation man-made scheme is non-scientific. No scientists, no government, no farmers ever say that we don't need irrigation canal. Because the rain drop, when it starts from the sky, it dissolves all the gases which turn into a dilute acidic solution. Be it SO2, be it CO2, be it whatever. And now that water drop embraces the soil surface. The pH is somewhere around 6.8, which is very favorable for any vegetation growth. And that is why we had luxuriant forests all these centuries. Now, yeah, shall I speak, sir? please, sir, please. So, Thank you. Most of the crops need the pH from 6.5 to 7.5, which is very comfortable for all the plant activities and also for soil health, because that pH is also desirable for the soil microbes. Exactly. Thank you. Few crops are there which can be taken on either side, either acidic or on the higher side, but there are very few, but maximum crops. The question is, wherever you give irrigation and use more fertilizers and less of organic manures, pH is bound to increase slowly. And now, most of the cases, the pH is now either 8 or even 8 above 8. Due to that, the whatever nutrients you apply to the soil, they cannot be made available to plant, because that pH is not favoring the plant growth, nutrient uptake, nor favoring the multiplication of microbes, which ultimately help the plants to uptake the nutrients. So it is our responsibility to reduce that pH, and for reducing the pH, use of more organic manures and use of proper crop sequence or crop rotation is very essential. No, I fully I agree with that. What is happening, sir, in this competition of taking higher yield, we are forgetting that higher yield is one part, but at the same time we are exploiting our soil. So that is what is the more concern. And even the rest, if you see the soil health management, there is one point, rest to the soil.
Some rest is required because soil is alive. And Fall, if you don't give follow rest land. to the soil, Follow land. that will deteriorate. So Yeah. that is one thing. So that's why now what is required, we cannot ignore or we cannot depend on only rain-fed crop because their productivity is less. And to feed the population, we need to improve our productivity level. I'm not in Productivity agreement. level is increased, only then you can increase the income. What is happening today? Our production is increased by virtue of increased area, not by increased productivity. So what is happening? The expenditure or expenses, farmers' expenses are increased. But at the same time, he is giving less productivity. So his profit margin is getting less and less. So we Sir, have to work if I on am, this. if I am allowed to, if Yes. I am allowed to intervene, Right. food is not for profit. It is calorie per drop. The No. the crop per drop age is long foregone. We are in 200 centuries before 18th century. No, that Crop per drop is an outdated agriculture. It is calorie per drop that the government and the administration and of course agriculture scientists should focus on, because the protein content per drop of the crop produce is going down. Yeah. So the tonnage increases, the public health decreases. Is that the kind of profit and economics we are working on? No, That's that one now thing. trend is changing, sir. Now even scientists are now trying to breed the varieties to give more and more productivity per day basis. So what is happening now? The climate change. So we want the varieties of short duration. So productivity per day, there may be some varieties which are giving higher yield, but their duration is more. More duration is increasing the risk of changed climate, because climate in past few years has changed. So that on that front, lot of work is going on. But what farmers do? Farmers still are not aware of the technologies which have been developed. So our extension system needs to work very hard and also give them some ways out which will help them to reduce the expenditure on farming, unnecessary expenditure, doing some small implements, mechanization also required, because agriculture labor is a big challenge for the farmers. And third, you said that it is not profit earning. Yes, I know that agriculture is not profit earning, but most of the farmers who do not have any of their other source of income, they need to get some income from that. But now we are also asking them that don't depend alone on your agriculture. Do some mixed farming, that is some dairy, some poultry, some other sheep or some other mushroom or something else which are related to agriculture, but they will give support to your earnings. That is there, that is going on. But some NGOs are also working on that. Lot of work is going on. But such a huge and large scale problems, it will take some time, but change is required. And in our country, actually, in fact, it is expected. Since I am retired now, I can speak on this aspect. Most of the time, our system, which is working, supposed to work, they are not honest to their responsibility. But that we are part of the system, sir. We are not. Lot of politics intervention is there, which also affects sometimes. But scientists should resist that, sir. It is job of the scientists. That is right. Yeah. Thank you. But some of the data you have thrown are very, very eye-opening, and it really helped me a lot. My only final submission was that UKAI made in 1972 around. Yeah. Only a year ago, I did some soil analysis near Cambridge area. The pH is 8.5 to 9.25. Oh, very high. You see, the water seeps into the soil, the water goes Yes, up, yes. and the salt remains in. So the whole cycle of irrigation through dam holding water is not long lasting, is not sustainable. Irrigation is responsible for that, and that's why some of the products have come, organic acids have come.
So if you give along with irrigation, they will manage the pH of that water and soil. Then we resort to chemical industry. No. That organic acids are available. Because we don't suggest inorganic acids, only organic acids, which are certified, organically certified. They are available now. Organic acids come from the organic industries. No. Then It the is chemical plant-based. industry. Huh? From plants. Lignin. Okay. Yeah, it is. No, but lignosulfonates, yes. lignin and cambium and bark. There are many products now. We'll call but it call for a huge cost to convert them into available liquid. Lot of work has been done in other countries. That technology is now slowly coming to our. Sir, technology has a cost. Please do not bring cost. Our concern is everything, whatever technology we want to give, it should be cost effective, because most of our farmers, large percentage is not very rich. So that's why we say that now cooperative farming, or when the farmer producer companies, they have come, they should first try how they can manage the inputs so that lot of cost saving will be there. Lovely. Thank you, sir. Thank you. My second question is for Dikshita Ben. Dikshita, congratulations. A very systemic dynamics of segregation and waste management. You have explained it was very systematic. My question is not on to the downline workers. Suppose Surat has 2,000 tons of solid waste per day produced, whether segregated or unassorted. The total mass is 2,000 tons a day. Right? Are you there? Yes, sir, I am there. Okay. Now the cost of transportation and all that is fine, and if segregation is done, the final downline stages of treatment become easier. But the overall cost of 2,000 tons of solid waste management, I mean cost to the nature, I'm not interested in cost to the pocket. So unless higher up line of the society are trained to produce less waste, then only if 2,000 instead of 2,000 we have 1,800 tons or 1,600 tons per day, then only the environmental sustainability will come from. And do you have any appeal or normal request to higher members of the society to produce less waste? Downline, you have done a wonderful job. You have explained it so well. The whole systematics, very, very well narrated. Yes, sir. But, Thank you. but if the higher up do not recognize this, the downline problems will keep on increasing. Yes, sir, definitely. So, sir, it is very essential that we firstly reduce the usage, because currently waste generated by Surat city is 2,900 metric ton per day, and out of which 2,700 metric ton per day reaches landfill. So even after installation of all these systems also, because source segregation is not happening and systems are not efficient, mostly all the waste is going to landfill itself right now. Just can I intervene, please? Yes, sir. Why I am not depending on efficiency? Because if we have more efficiency, we will become more inefficient and careless in producing waste. For example, till when we had no tube well pumping, the groundwater was fine. But when we developed tube well, deep well pumping and submersible pump and all that, we destroyed the groundwater domain. So any efficient mechanism and technology will help us to neglect nature, and therefore awareness for nature will help us more rather than exploiting it. What is your take on that? Yeah, sir, I agree. Firstly, to reduce waste, reuse as much as possible, refuse as much as you can, avoid single-use plastics, and that urge comes to, of course, the privileged section of the society which can afford these things. There are
a lot of section, there are a lot of people in the section of society which cannot afford it. So I'm not going to appeal to them for that. Correct. Uh, Correct. But yes, those who can afford it, they should certainly look out for alternatives, options, and reduce as much as possible. Otherwise, we are going to keep on creating hills and hills of landfill. We'll have to close it, and it has its own implication, which we might face once the whole system is in place. Okay. Our current Khajot Good. site is getting closed. It is getting shifted to Umber right now. No, People that is transfer. That is purely Yeah. unscientific. Let's not go about it. Yes. That's not going to help anybody. Number one. Mhm. My only point is, does a government or any eminent institution like where you got your training and all that, Hmm. or urban town planning, wherever, is there any area where responsible citizens should behave in such and such manner? Any such guideline available? Sir, honestly, there are no such guidelines. There are various programs that have been initiated, like LIFE program is one such, but how we implement it at local level becomes very crucial. And again, which stakeholders are consulted, how the city views the whole system, as that all become very important. And in case of Surat, what I have observed during my thesis is, for Swachh Sarvekshan rankings, we are okay to remove community bins, which has a lot of livelihoods associated with it, but we are not ready to integrate them, even if the Swachh Sarvekshan guidelines demands for it. So the overall stakeholders which are involved, that also has to broaden for that, and city has to be open to that acceptance for various views, so that an inclusive Obviously. policy can be drafted. Wonderful, wonderful. Achha, my last question is to Vishal Bhai. Can I come, Vishal Bhai? Yes, yes. विशाल भाई, आप एग्रीकल्चर के लिए बात कर रहे हो, अर्बन सॉलिड वेस्ट की बात कर रहे हो, और तापी रिवर की तो कोई जिक्र ही नहीं हो रहा है. Where is the river in the whole session and all our previous sessions? Sir, actually, we are identify all the people who are working in Tapi River Basin, and it's जैसे मैंने पहले कहा कि Vishal bhai, my request is more on the focus of the whole session, because river is we before agriculture came, before cities came, before urban planning came, rivers were there and we have destroyed them world over, not necessarily Tapi. तो ये आप जो कवर कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है और काबिल तारीफ भी है. सवाल ये है कि रिवर की कोई बात ही नहीं हो रही, तो रिवर तो डिस्ट्रॉय होते जाएंगे और अर्बन प्लानिंग और ट्रक एंड टनेज एंड एवरीथिंग, इकोनॉमिक्स विल बी डिस्कस्ड. हमारी जो ये सेशंस का जो नाम है, टाइटल है, आओ तापी नदी को जाने, तो कैसे जानेंगे? 2000 टन या 3000 टन सॉलिड वेस्ट की बात करके जानेंगे? माफी चाहता हूं मैं आपकी, मगर सवाल यह है कि हाँ सर, all this- आपका हाँ यस सर, आई अंडरस्टैंड, लेकिन कैसे ना कि जैसे हमने सीखा है ये सारे चीजें, डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी हो, मेधा तई जी हो, और हमारे जो भी मेंटर है, तो सबसे पहले तो आज तो हम सारा चेंज नहीं कर सकते, तो सबसे नहीं, पहले मेरा आप गलत है, ये मैं नहीं कह रहा. आप मेरी बात सुन लीजिए. सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि we have to identify the people who are working in different section, और जब तक एक दूसरे से, जैसे संत कबीर जी कहते हैं कि एक एक धागा है जो अलग अलग है, जैसे फार्मिंग है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, नदी है, नदी का पोल्यूशन है, तो एक एक धागा जोड़ना है हमें. और जब तक चदरिया का धागा नहीं जोड़ सकते, तब तक चदरिया कंप्लीट नहीं होगी. और इसमें एक ही फैक्टर काम नहीं करेगा, क्योंकि वी आर फोकसिंग ऑन द होल रिवर बेसिन. और जैसे धीरे धीरे आइडेंटिफिकेशन होगा, तो इस आइडेंटिफिकेशन से जब हम टीम बिल्डिंग करेंगे,
तो इससे जैसे कि एक परफेक्ट मॉडल हो सकता है कि जिससे हम नदी का जो 3 चीजें, शोषण, अतिक्रमण और प्रदूषण, उसके तरफ फोकस लेकर जा सकते हैं। क्योंकि अभी तो ये पता नहीं, जैसे आप कह रहे हो कि इसमें नदी कहाँ पर आई, तो जब भी हम गूगल पे सर्च करते हैं, इवन अवर लोकल रिवर्स, लोकल लेक्स, लोकल स्ट्रीम्स, उसकी जानकारी गूगल पे नहीं मिलती है लोगों को। और जो आगे आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है, या फिर अभी लोगों को ढूंढना है कुछ अपने नेचर के बारे में, अपने बेसिन के बारे में, तो उनको पता नहीं चल रहा है। तो जो ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उनसे ये जानकारी ज्यादातर लोगों तक पहुंचाना, इसके लिए हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। और जब तक ये संवाद नहीं बढ़ेगा तब तक, और सारे लोग जो यहाँ पर आते हैं सर, वो ऑलरेडी ग्राउंड वर्क उनका इतना बड़ा है कि वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और उनको ही हम आइडेंटिफाई करके इस प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं। क्योंकि जब तक ये पता नहीं चलेगा कि क्या काम हो रहा है, तब तक नई दिशा नहीं तय कर सकते। विशाल ऐसे भाई, मेरा आप कहना है। अच्छा कर रहे हो, और जो भी ज्ञाता लोग आते हैं बहुत अच्छी बात करते हैं, मगर उसका संकलन कहीं आगे जाके आखिरी 5 मिनट में आपको करना चाहिए, मेरी या किसी और मित्र को करना चाहिए। ओके। क्योंकि हाँ। अल्टीमेटली हम नमक की, पानी की, दाल की बात करेंगे तो दाल चावल तो नहीं बनेगा ना। यस सर, यस तो सर। संकलन की 2 मिनट एट द एंड ऑफ ए सेशन अगर होना, तो थोड़ी ओके, तापी ओके। से, so that when we conclude the session we go home with tapi in mind and not solid waste or यस सर, यस government सर। data. ये जरूर मेरी सर। ये यस मेरी सर, यस प्रार्थना सर। थी जी। उसके धन्यवाद लिए जरूर मैं अभी कोशिश करूंगा सर। धन्यवाद जरूर धन्यवाद। जरूर। बहुत अच्छी सेशन रही। और और बाकी जो पार्टिसिपेंट है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी अपनी फीडबैक दीजिए। कृष्णकांत भाई, ईश्वर पाटिल सर, दीपाली राणा मैडम, महेश जी, आप अनम्यूट करके बात रखिएगा। प्लीज अनम्यूट एंड स्पीक। जिसे भी बात करना है, अनम्यूट करके बात रखिएगा। ओके कृष्णकांत जी, नो कमेंट्स। तो मैं दोनों स्पीकर से मेरे एक सवाल है। पहले मैं डॉक्टर सतीश बोंडे से सर है, उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने जो कहा कि ये सारा जो भी है कि हमें ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग के तरफ लेकर जाना है, लेकिन अभी बहुत सारा इसके लिए जैसे कि अवेयरनेस और एक्चुअल एक्टिविटी इसके बारे में, और कॉस्ट ऑफ दिस ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड नेचुरल फार्मिंग, इससे फार्मर को कैसे जोड़ा जा सकता है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? हाँ सर, अभी एक कंपनी है जिनके माध्यम से मैं इस प्रोग्राम तक पहुंचा हूं, दैट इज साई सोनकोल एग्रो इंडस्ट्रीज, नासिक में है। पिछले लगभग 25 साल से सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल इनपुट्स किसानों को सप्लाई कर रहे हैं। और आज काफी एक्सपेंशन, काफी उनका मतलब काम का विस्तार बढ़ गया है। ये जाहिर करता है, और उनके साथ जुड़े हुए फार्मर्स है तो उनका भी है कि ये जब से हमने ऑर्गेनिक और ये सब जोड़ दिया इसको हमारे केमिकल के साथ में, वी आर गेटिंग गुड क्वालिटी, गुड प्रोडक्टिविटी, गुड अर्निंग्स, गुड प्रॉफिट, and also our crops are able to sustain in this changed climate condition. तो इससे ये जाहिर हो रहा है कि अगर ऐसे और इनपुट्स देने वाले अगर कुछ जुनाइन पार्टी सामने आएंगे तो डेफिनेटली इनकी अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। और यहाँ तो टॉपिक खैर अलग था, लेकिन देयर इज ए गुड रेंज ऑफ सच नॉन केमिकल और नॉन पोल्यूटिंग, नॉन टॉक्सिक
डिवाइसेस एंड प्रोडक्ट्स जो हमारे फार्मिंग में बहुत अच्छा योगदान दे सकते हैं, क्योंकि एक केमिकल का एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम ये हुआ जो हमारे विशाल जी सनफ्लावर के खेत में खड़े हैं, फोटो दिखाई दे रहे हैं, और उसके लिए हनी बीज का होना बहुत जरूरी है पॉलिनेशन के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए। और कुछ साल पहले हम लोग देख रहे थे कि हनी बीज की पॉपुलेशन इतनी कम हो गई थी, लेकिन एक मूवमेंट चला, एक अवेयरनेस आया, और आज पिछले कुछ 5-6 साल में मैं देख रहा हूं कि काफी लोग हनी बीज के प्रति आकर्षित हो गए हैं, उसको कर रहे हैं, अवेलेबिलिटी बढ़ा रहे हैं। तो एक अच्छा ये प्रयास है। तो दिस इज द एफर्ट विच इज रिक्वायर्ड, ये जरूरी है। मैंने पहले ही बताया कि ये ओवरनाइट पॉसिबल नहीं है, इट विल टेक सम टाइम, लेकिन हम सही रास्ते पर अभी निकल पड़े हैं, और डेफिनेटली आने वाले कुछ दिनों में हमें कंपल्सरीली इसके पीछे जाना पड़ेगा, तभी हम सस्टेन हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और एग्रीकल्चर के जो प्रोड्यूस है, फूड की क्वालिटी मेंटेन कर पाएंगे। तो देयर विल बी नो ऑप्शन। और सभी प्रयास हो रहे हैं, साइंटिस्ट भी प्रयास कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही है, प्राइवेट एनजीओ भी प्रयास कर रहे हैं, और किसान खुद भी इसके पीछे अभी प्रयास कर रहा है। दूसरा ऐसा है कि अभी हम लोग इसमें क्या करेंगे टू मेक दिस थिंग, 80% ऑफ द प्रोड्यूस जो इनपुट्स लगते हैं, इट कैन बी मल्टीप्लाइड ऑन फार्मर्स फील्ड, फार्मर्स खेत पे अपना कर सकते हैं। तो अभी प्रयास हमारा यही है कि उनको ट्रेनिंग की ज्यादा फैसिलिटीज दे, उसके बारकाइयां समझाए, और वो अपने खुद तैयार करे। बहुत सारे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट कर सकते हैं, उसके बाद में माइक्रोराइजा का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, कुछ अलग अलग तरह की स्लरीज बना सकते हैं, और उनके लिए जो लगने वाले कुछ प्लांट्स है जिनका अर्क या जिनका जो है हम निकाल करके इट कैन बी यूज्ड ऑन अदर क्रॉप्स, तो उनके प्लांटेशन भी बढ़नी चाहिए। जैसे नीम का है, वेरी वर्सेटाइल वो प्लांट है, जिसका पेटेंट भी हमारे इंडिया को मिला है, जबकि कितने सारे देश उसके पीछे उसका पेटेंट लेने के लिए लगे हुए थे, लेकिन हमारा इंडिया का वो जो ओरिजिनल है एजारडिका इंडिका, इसके नाम में इंडिया का नाम है तो उसका भी बहुत प्लांटेशन बढ़ रहा है। इफ यू डू ऑल दैट, धीरे धीरे हम करेंगे तो हमारी जमीन अच्छी हो जाएगी, और कम खर्च में हमारा फार्मर इसको कर पाएगा। तो ये आपने कहा सही है कि इसको अवेयरनेस बहुत जरूरी है, अवेयरनेस के साथ साथ उसकी अवेलेबिलिटी भी जरूरी है, जो चीजें रिकमेंडेशन करते हैं, तो ये दोनों चीजें साथ साथ चलेगी तब बराबर ये धीरे धीरे चलता रहेगा। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत ही बढ़िया। और हम सबको मिलकर काम करना है, ये तो Yes. जरूरी है, तभी हम लास्ट जो भी पार्टिसिपेंट है उसके जो भी फील्ड है वहां तक पहुंच सकते हैं। अभी मैं दीक्षिता मैम से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। मैम, आपने जो 3 कैटेगरीज बोली, इन लार्ज स्केल, लार्ज कबड्डी वाला, सॉरी स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल और नारी प्रगति महिला, तो इन तीनों का काम करने का तरीका आपने जैसे कहा कि अलग अलग है, तो इनके बीच में कोई इंटीग्रेशन है क्या? यानी कि वो एक दूसरे से कुछ मदद लेते हैं क्या? फिर तीनों का जो भी आपने स्टडी किया है और जो उनका काम देखा है, तीनों का तरीका अलग अलग है? सो तीनों का काम करने का तरीका काफी अलग है, और मुझे उम्मीद थी कि लार्ज स्केल कबड्डी वाला सिस्टम जो है उसमें शायद लोगों को पता होगा कि यहाँ पे एक कोऑपरेटिव है सूरत में जो काम कर रहा है चुनने वाली बहनों के साथ, पर सैडली दोनों जगह पे किसी को पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है। जबकि कोऑपरेटिव को पता है कि और जगह पे वेस्ट पिकर्स है, पर उनका फोकस उस पे नहीं रहा है, तो वो लोग जानते हैं चीजों के बारे में कि हाँ है, ऐसे अलग अलग टाइप्स के होंगे। ओके। और दूसरी बात, तीनों का जो आपने कहा कि इनकम जो है तीनों का अलग अलग है, तो इसमें सबसे ज्यादा जो पर पर्सन इनकम है
वो स्मॉल स्केल में या लार्ज स्केल में या महिला बचत गट्स में? एक्चुअली मेरा कनेक्शन गया था, आप कह रही थी कुछ? हाँ, सो विशाल जी मैं बता रही थी कि तीनों तीन अपने silos में काम कर रहे हैं और नहीं जानते कि मतलब ऐसा एग्जिस्ट करते हैं। कोऑपरेटिव को पता है कि बाकी सारी एग्जिस्ट करती है, मतलब एलएस के और एसएस के जैसा कुछ होगा, बट उनके साथ मिलके कोई काम नहीं कर रहे हैं अभी शहर में। ओके, और एज पर इनकम पर पर्सन इन 3 ग्रुप्स, which is हाँ, the best model for income of per person? सो चुनने के लिए तो सब ऑलमोस्ट सिमिलर जगह पे जाते हैं, और डेली इनकम भी उनका अराउंड सेम हो जाता है। जो कोऑपरेटिव है वहां पे ये बेनिफिट मिलता है उनको कि दिवाली के टाइम जितना भी उनको प्रॉफिट मिला हो उसमें से एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट सिर्फ एनजीओ माइनस करता है। जितना भी प्रॉफिट हुआ है वो लोग डायरेक्टली रिसाइकलर फैक्ट्री को दे रहे हैं उसमें, तो वो सारा का सारा रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जो भी मेंबर वेस्ट पिकर है उनके लिए। तो मैक्सिमम अगर हम प्रॉफिट देखें तो वो कोऑपरेटिव में जो एसोसिएटेड है उन बहनों को मिल रहा है। ओके, गुड। और दूसरी बात, जो कोऑपरेटिव मॉडल है उसमें जो भी है उनको शेयर होल्डिंग कैपेसिटी है हर पर्सन को, ओवर मेंबर्स दे। हाँ, हाँ, ये सारा मेंबरशिप पे चलता है। तो ओके, जितने मेंबर्स आते हैं वैसे उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है उस हिसाब से प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट उनके वैसे, मतलब दे होल्ड ओनरशिप इनटू दैट होल कोऑपरेटिव। ओके। एंड जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और ये तीनों जो अलग अलग ग्रुप्स है, इनमें कोई कम्युनिकेशन मतलब कोऑर्डिनेशन है कि वो तीनों मतलब एक तो पीपल या सोसाइटी है, दूसरा एक्चुअली ये सारा ग्रुप्स है, और तीसरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इन तीनों के बीच में ऐसा कोई कोऑर्डिनेशन होता है क्या कि ये सारे एक जगह बैठकर सारे डिसीजन है पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे कुछ ऑब्जर्वेशंस? नहीं, तो इसीलिए ये सारे इम्प्लीकेशंस जो भी हुए पॉलिसीज के, वो उसमें कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं था इनफॉर्मल सेक्टर का, तो वो बहुत बड़ा लॉस हो गया सिटी को उसमें, जो वेस्ट पिकर्स इस काम से अलग हो गए उसमें। कुछ अटेम्प्ट्स और कोऑपरेटिव ने किए थे कि एक तालमेल बिठाई जाए, कुछ स्वीपिंग कॉन्ट्रैक्ट भी लिया था, फिर ट्रांसफर स्टेशन पे जोड़ने की कोशिश की गई थी, फिर खजोत जो लैंडफिल साइट है वहां पे काम करने का ऑथराइजेशन की कोशिश की गई, लोकल फैक्टर्स की वजह से वो कुछ भी वर्कआउट नहीं हो सका। तो ये तीनों तीन एलएस के एसएस के कोऑपरेटिव अपने साइलोज में काम करते हैं, और कोई एक दूसरे को नहीं जानता। आपने जो पीपल बोले, ये वेस्ट पिकर सिस्टम बोले या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ बोले, कोई एक बारे में अवेयर नहीं है उस हिसाब से। एडमिनिस्ट्रेशन के पास वेस्ट पिकर का कोई भी डेटा नहीं है कि ऐसा कोई सिस्टम भी है, वो भी उन्हें पता नहीं है। ओके, गुड। जैसे हमारे डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी कहते हैं, मैं हर बार वही कहना चाहता हूँ कि ये 4 पिलर्स जब अच्छे होते हैं, जैसे कि संत, शासन, महाजन, और जो चौथा पिलर है सोसाइटी, तो जरूर उस एरिया में, उस नदी बेसिन में एक अलग सा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जिससे नदी अपने जो भी उसका ओरिजिनलिटी है उसमें बहने लगती है। ऐसे हमने डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी से सीखा है, और वो जहाँ जहाँ इम्प्लीमेंट होता है तो जरूर वो नदी अपनी जो भी उसका स्वतंत्रता, निर्मलता, और वो फिर से बहने लगती है, ऐसे हमने उनसे सीखा है। तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि हमारे बेसिन में ये सारा कैसे जोड़ पाएंगे। आज खुशी की बात है कि आज माता पिता का जन्मोत्सव है, उनका एक वीडियो क्लिप मैं शेयर करना चाहूंगा सभी के लिए। ये जो मुल्ताई से माता पिता का उगम स्थान है,
वहां पर आज बहुत बढ़िया महोत्सव रहता है। एक्चुअली मुझे भी इनविटेशन आया था, लेकिन वो जरा लेट इनविटेशन आने से हम जा नहीं पाए। लेकिन कल हमारा जब उनसे ऑनलाइन मीटिंग था, तो वो वहाँ का महोत्सव में क्या क्या चल रहा है वो सारी जानकारी मध्य प्रदेश के हमारे साथियों ने दी। एक छोटी सी वीडियो क्लिप हम यहाँ पर देखते हैं सभी। ताप्ती के पानी में श्रृंगार रस भी है, वीर रस भी, वीरांगनाओं का जौहर भी, उनके गीत भी। इस पानी में रक्त भी बहे और इसी पानी ने मरहम भी लगाया। ताप्ती की घाटी में भारत की कई जनजातियों की कहानियां भी मिलती हैं। अगर हम ताप्ती को ध्यान से सुने तो हमें कई मधुर गीत सुनाई देंगे। ताप्ती या तापी नदी मध्य प्रदेश के गोंड से होते हुए बुरहानपुर के मुगल इतिहास से लेकर सूरत शहर को अपने पानी से भिगोती हुई न जाने कब से चली आ रही है। जरा सोचिए, मुल्तई के उस छोटे से तालाब को क्या मालूम होगा कि इतिहास कितनी करवटें लेगा उसके किनारे, कितने रंग और भाषा के लोग उसके किनारे पर आकर बसेंगे, कितनी जंगें लड़ी जाएंगी। ताप्ती ने हर जायका चखा, हर तरह के गीत गाए, क्योंकि नदियां सिर्फ बहती नहीं, नदियां गाती हैं। तो और किसी को कुछ फीडबैक देना होगा? ईश्वर पाटिल सर, आपको कुछ कहना है तो अनम्यूट करके बात रखिए, या फिर हम प्रार्थना से समापन करते हैं। दीक्षिता मैम, आपको कुछ कहना है? डॉक्टर सतीश बोंडे सर? नहीं, थैंक यू। ओके, हम एक प्रार्थना से आज का ये वेबिनार समापन करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को धन्यवाद, और हम फिर से अगले वेबिनार में मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, जिस आपने इतना कीमती समय इस वेबिनार में दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक